कुंदन, जरियाब और खुशनुमा एक दूसरे से लिपटी ऊँग रही थीं। रज़मक ने खुशनुमा का बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया। खुशनुमा के साथ जरियाब और कुंदन भी जाग गई। वो लोग आ गए, रज़मक बोला। बाउली से निकलकर भागना बेकार है, छुपने की एक ही जगह है, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। उसने झुककर सूटकेस और पोटली उठा ली। वो दौड़ते हुए उस कार्नस के करीब पहुंच गए। रज़मक ने पहले उन तीनों को सहारा देकर बारी बारी ऊपर चढ़ाया और फिर नीचे पड़ी हुई ईंटें उठाकर इधर उधर फेंकने लगा, ताकि एक जगह ईंटें जमा देखकर किसी किस्म का शुबा ना हो सके। बाउली के दहाने की तरफ घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनकर रज़मक का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने जल्दी से कार्नस की गगर पकड़ ली और अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा। वो लोग बाउली में छुपे होंगे, अंदर जाकर तलाश करो, उन्हें बचकर नहीं जाना चाहिए। ये बारीक चीखती हुई आवाज खामिस की थी। रज़मक का जिस्म पसीने में तर होने लगा। उसकी हथेलियां भी पसीने में तर हो रही थीं। कार्नस की गगर पर उसका हाथ फिसल रहा था और इससे पहले कि उसकी गिरफ्त छूट जाती, ऊपर जरियाब और खुशनुमा ने उसे पकड़ लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचने लगी। उसी लम्हे बाउली में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें फैलती चली गईं। बंजान जागीरदार का बहुत पुराना मुलाजिम था, बल्कि यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि उसने बचपन से लेकर 55 बरस की उम्र तक जिंदगी इसी हवेली में गुजारी थी। वो जागीर का नमकखार था, वफादार था। जब हालात ने पलटा खाया तो वो भी रखेल शाह के जाल में फंस गया। रखेल शाह ने जब हवेली पर कब्जा किया तो बंजान उन दिनों हवेली ही में था, लेकिन चंद रोज बाद रखेल शाह उसे दरवेशपुर ले आया और वो यहां खिदमत अंजाम देने लगा। कई महीनों तक बंजान ये समझता रहा कि जागीरदार नमरान ने पुराने इख्तिलाफ भुलाकर रखेल शाह को दोबारा जागीर का मैनेजर मुकर्रर कर दिया है। लेकिन फिर यह इंकिशाफ उसके लिए बहुत ही तकलीफदेह साबित हुआ कि रखेल शाह ने जागीरदार को कैदी बना रखा है और वो एक साजिश के तहत उसकी जागीर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। उस रोज इत्तेफाक से बंजान ने रखेल शाह और गोपांग की बातें सुन ली थीं और तब उस पर यह सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ था कि जागीरदार को कैदी बनाकर हवेली में रखा गया है। रखेल शाह उसे कत्ल करना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो जागीर से मुताल्लिक तमाम कागजात मुकम्मल करके उन पर जागीरदार के दस्तखत करवाना चाहता है। हवेली की निगरानी खामिस के सुपुर्द थी और खामिस को बंजान बहुत अच्छी तरह जानता था। उसके ख्याल में वो तो इंसानों के ज़मरे में आता ही नहीं था। उसका ताल्लुक किसी और ही मखलूक से था जिसमें जज्बात नाम की कोई चीज नहीं थी। वो सिर्फ रखेल शाह का हुक्म मानना जानता था। बंजान को जब जागीरदार के खिलाफ इस साजिश का इल्म हुआ तो रगों में उसका खून खौल कर रह गया था। वो जागीरदार के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन बहुत मामूली सा आदमी था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि रखेल शाह जैसे लोगों का मुकाबला कर सकता। वो इस हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि 10 साल पहले जागीरदार की अकलौती बेटी कुंदन की मौत का जिम्मेदार भी रखेल शाह ही था और ये रखेल शाह जागीर पर कब्जा करने के लिए अब नमरान को मौत के घाट उतरने का मंसूबा बना रहा था। बंजान के दिल में एक मर्तबा ख्याल आया था कि वो किसी पुलिस ऑफिसर से मिलकर उसे रखेल शाह की साजिश से आगाह कर दे, लेकिन फिर यह सोचकर उसने ऐसा नहीं किया कि दरवेशपुर के बहुत से पुलिस ऑफिसर रखेल शाह के वजीफा खार थे। उसने कई पुलिस अफसरों को रखेल शाह के दफ्तर में आते देखा था। वो रखेल शाह के सामने इस तरह हाथ बांध बांध कर खड़े होते जैसे वो कानून के मुहाफिज और सरकारी मुलाजिम नहीं, उसके जर खरीद मुलाजिम हो। बंजान ने पुलिस और बाज दीगर बड़े अफसरों को रखेल शाह के बंगले पर भी आते देखा था। रखेल शाह उन लोगों की वक्तन फवक्तन दावतें करता रहता था। उन दावतों में अफसरों की अय्याशी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता। बंगले में उनकी शब बसरी के लिए खूबसूरत लड़कियों का बंदोबस्त भी किया जाता। ये सब कुछ देखते हुए बंजान को यकीन था कि ये पुलिस ऑफिसर रखेल शाह के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि उल्टा उसी को पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बंजान चैन से बैठने वाला नहीं था। उसने जागीरदार के 1-2 वफादारों से बात की, मगर वो भी टाल गए। बल्कि उन्होंने तो बंजान को मशवरा दिया था कि इस सिलसिले में अपनी जबान बंद ही रखे, क्योंकि अगर रखेल शाह को उसके बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंजान खून के घूंट पीकर रह गया था। वफा की आजमाइश का वक्त आ रहा था तो सब ने जबान बंद कर ली थी। वो बुज़दिल थे, डरते थे कि रखेल शाह के अताब का निशाना न बन जाए। मगर बंजान बुज़दिल नहीं था। उसे अपने अंजाम की परवाह नहीं थी। वो जागीरदार की मदद के मंसूबे बनाता रहा, लेकिन ढंग की कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बिलाखिर उसने एक फैसला कर ही लिया।
और दरवेशपुर के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर के नाम गुमनाम खत में सारी तफसील लिख दी। उसे यकीन था कि यह आला तरीन पुलिस ऑफिसर कुछ फर्ज शनासी और दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए इस मामले की तहकीक करेगा, लेकिन उसे यह जानकर बेहद दुख हुआ कि तीसरे ही रोज शहर का वो आला तरीन पुलिस ऑफिसर रखेल शाह के दफ्तर में बैठा चाय पी रहा था और उसी गुमनाम खत के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। बनजान ने उनकी कुछ बातें सुनी थीं, जिससे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि उस गुमनाम खत में रखेल शाह पर लगाए जाने वाले इल्जामात को किसी का ज़हनी फतूर समझा गया था। रखेल शाह ने उस पुलिस ऑफिसर को पूरी तरह मुतमईन करके रुखसत कर दिया था। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद बनजान ने छुपकर रखेल शाह और गोपांग की बातें भी सुनी थीं। रखेल शाह बड़ा बरहम था। उसके लिए परेशानी की बात यह थी कि जागीरदार के हवाले से यह बात शहर के आला तरीन पुलिस ऑफिसर तक कैसे पहुंच गई थी। वो पुलिस ऑफिसर अगरचे मुतमईन होकर वापस चला गया था, लेकिन रखेल शाह के ख्याल में बात आगे भी बढ़ सकती थी। इस सूरत हाल से खतरा महसूस करते हुए उसने गोपांग को यह हुक्म दिया था कि उस काली भेड़ का पता चलाया जाए जिसने पुलिस ऑफिसर के नाम वो गुमनाम खत लिखा था। बनजान को बर वक्त इन बातों का पता चल गया था, इसलिए वो मोहतात हो गया था। दफ्तर के एक आदमी को चेक किया गया था, बनजान को भी आजमाया गया। दफ्तर ही के एक आदमी ने बनजान से उसके घर पर बड़ी राजदारी से मुलाकात करके एक बड़ी रकम का लालच देकर इस बात पर आमादा करने की कोशिश की थी कि अगर वो उसका साथ दे तो दोनों मिलकर रखेल शाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन बनजान कच्ची गोलियां नहीं खेला था कि इस चाल में आ जाता। उसने अपने आप को रखेल शाह का वफादार जाहिर करते हुए उल्टा उस शख्स को धमकी दे डाली कि अगर उसने मजीद कोई बात की तो रखेल शाह से उसकी शिकायत कर देगा। इस तरह बनजान शुबे की जद से निकल गया था, लेकिन उसने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। गोपांग उस शख्स का सुराग लगाने की कोशिश करता रहा जिसने पुलिस के अफसर आला को गुमनाम खत लिखा था। इस वाक़े के तकरीबन 1.5 माह बाद फिरोजाबाद में बनजान के एक अजीज का इंतकाल हो गया। वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर फिरोजाबाद चला गया और फिर एक रोज इत्तेफाक से रजमक से आमना सामना हो गया। उस रोज बनजान अपने एक जानने वाले के साथ बाजार के एक छोटे से चाय खाने से चाय पीकर निकल रहा था कि दरवाजे पर एक खूबरू नौजवान से मुठभेड़ हो गई। बनजान को तांबे जैसी रंगत वाले इस नौजवान का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि इस नौजवान को कब और कहां देखा था। वो नौजवान भी बड़ी गहरी नजरों से उसके चेहरे को तक रहा था। फिर दफतन उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी और वो बनजान बाबा कहते हुए उससे लिपट गया। मुझे नहीं पहचाना बनजान बाबा? गौर से देखो मैं कौन हूं। नौजवान उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। हाँ, कुछ जाने पहचाने तो लग रहे हो, लेकिन याद नहीं आ रहा। बनजान के लहजे में बेबसी थी। तुम्हें तमरेज तो याद है ना बनजान बाबा? तुम्हारा दोस्त तमरेज? नौजवान ने कहा। ओ तेरा भला हो, तुम तमरेज के बेटे हो ना रजमक? बनजान ने कहा। उसके लहजे में अजीब सी खुशी थी। हाँ बनजान बाबा, मैं रजमक हूं, रजमक ने जवाब दिया। बनजान चंद लम्हे अजीब सी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा, फिर बड़े पुरजोश अंदाज में उसे अपने सीने से लिपटा लिया और जब रजमक से अलग हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। कहां थे बेटा तुम? कहां गायब रहे इतना अरसा? 10 साल बाद तुम्हें देखा है, बनजान ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद खुद ही बोला, अच्छा हुआ तुम कहीं चले गए थे, वरना वो जालिम तुम्हारे बाप की तरह तुम्हें भी कत्ल करवा देता। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है बनजान बाबा, लेकिन मैं एक तवील अरसे कहां गायब रहा, ये एक तवील दास्तान है, इत्मीनान से सुनाऊंगा। लेकिन ये, रजमक ने खामोश होकर बनजान के साथ दूसरे आदमी की तरफ देखा। ये मेरा दोस्त है, बनजान ने कहा। फिर उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ अली बख्श, मैं शाम को किसी वक्त तुमसे मिल लूंगा। मेरा बेटा मुझे मिल गया है, बहुत अरसे बाद मिला है, इससे बहुत सी बातें करनी है। अली बख्श उन दोनों से हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। बनजान रजमक को लेकर दोबारा रेस्टोरेंट में दाखिल होना चाहता था, लेकिन रजमक ने उसे बाजू से पकड़ लिया। यहां नहीं बनजान बाबा, मेरे साथ आओ, हम पुरसुकून जगह पर बैठकर बातें करेंगे। रजमक बनजान को बोधी शाह के घर ले गया। बोधी शाह भी बनजान को देखकर बहुत खुश हुआ था। वो तीनों देर तक बैठे एक दूसरे के हालात मालूम करते रहे और जब बोधी शाह उठकर चला गया तो बनजान ने मतलब की बात शुरू कर दी। अच्छा हुआ तुम आ गए रजमक, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला।
मुझे तुम जैसे जवान और दिलेर आदमी की जरूरत थी। रखेल शाह ने जागीरदार को कैदी बना रखा है। वो जागीर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था और बाज आला सरकारी ऑफिसर भी उसकी इस साजिश में शरीक हैं। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल बड़ा कुढ़ता रहता है। मैं अकेला भला क्या कर सकता हूं? अब तुम आ गए हो तो मुझे बड़ा हौसला मिला है। रखेल शाह की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती, रज़मक ने कहा। मैं ही नहीं, जागीर की असल वारिस भी वापस आ गई है। असल वारिस? मैं समझा नहीं। बंजान ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। हाँ बंजान बाबा, जागीर की असल वारिस कुंदन, वो जिंदा है, रज़मक ने कहा। क्या ये सच है? बंजान की आंखें चमक उठी। हाँ बाबा बंजान, रज़मक ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे अपने और कुंदन के बारे में तफसील से बताने लगा। इस तवील अरसे के दौरान मैंने कुंदन की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत की है। यह दुरुस्त है कि मैंने उसे अमीराना ठाट बाट नहीं दिया, लेकिन उसे कभी किसी कमी या महरूमी का एहसास भी नहीं होने दिया। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं उसे और खुशनुमा को लेकर यहाँ आया था। हमें यह तो पता चल गया कि जागीरदार बीमार है और किसी को उससे मिलने नहीं दिया जाता। हवेली में रखेल शाह की मौजूदगी का सुनकर ही मेरा माथा ठिनका था। मैंने अपने तौर पर तफ्तीश की तो मेरा शुबा दुरुस्त निकला। रखेल शाह ने जागीरदार को अपना कैदी बना रखा है। कुंदन बाप से मिलने को बेचैन थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसे हवेली से दूर रखा। हमें कुछ हमदर्द मिल गए थे जो इस सिलसिले में हमारा साथ देने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने हमें यह मशवरा भी दिया कि हमें इस तरह खुलकर सामने नहीं आना चाहिए। हुर्मत हमें अपनी बस्ती ले गया। बस्ती के करीब ही पुराने खंडर हैं। उसे उन खंडरों के नीचे तहखाने का रास्ता मालूम था। उस खंडर के तहखाने में हमारे लिए सारी सहूलतें मुहैया कर दी गईं और हमने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी। रज़मक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे तफसील से सब कुछ बताता चला गया। अब मैं तुम लोगों के साथ हूं, बंजान ने उसके खामोश होने पर कहा। मैं रखेल शाह के दफ्तर में हूं। उसे अभी तक मुझ पर शुबा नहीं हो सका। मैं उसकी सरगर्मियों के बारे में तुम लोगों को आगाह करता रहूंगा। एक रोज बंजान ने रज़मक के साथ जाकर कुंदन से भी मुलाकात की थी और उसे अपनी वफा का यकीन दिलाया था। उसने रज़मक को आदमपुर में मुकीम फुप्पीज़ाद बहन और उसके शौहर नामदार के बारे में भी बता दिया था कि वो किसी मुश्किल के वक्त उसके यहां भी जा सकते हैं। बंजान ने अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया था। इस दौरान वो रज़मक और कुंदन को अहम इत्तलात फराहम करता रहा था और फिर उसने ये इत्तला भी दी थी कि हवेली से ज़रियाब के फरार और रातों को हवेली में पास नामालूम लोगों की पुरस्रार सरगर्मियों की वजह से जागीरदार को हवेली से निकालकर दरवेशपुर पहुंचा दिया गया है और खामिस पुलिस की एक जमीयत लेकर दोबारा हवेली में आ गया है। हवेली में इन पुरस्रार सरगर्मियों के सिलसिले में ज़रियाब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन ज़रियाब उनके हाथ नहीं आई थी। और फिर उससे अगले रोज फिरोजाबाद से बंजान को रज़मक का पैगाम मिला कि वो कल दरवेशपुर आ रहे हैं। बंजान ने कच्ची आबादी में उनके रहने का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन वो लोग दरवेशपुर नहीं पहुंचे, बल्कि रात को उसे पता चला कि खामिस ने ज़रियाब, कुंदन और रज़मक को एक बस में सवार करते हुए पकड़ने की कोशिश की थी, मगर खामिस को खुद अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। उसके दोनों साथियों को बस के मुसाफिरों ने डकैती और राहज़नी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दिया था। बंजान खामिस की शिकस्त पर बहुत खुश था। ज़रियाब के हाथों खामिस को पै दर पे शिकस्त उठाना पड़ रही थी और अब तो कुंदन और रज़मक भी उसके साथ थे। रज़मक वगैरह दरवेशपुर नहीं पहुंचे थे। वो परेशान थे कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं। शाम के वक्त उसे आदमपुर से नामदार का एक आदमी मिलने आ गया और उससे मिलने वाला पैगाम बंजान के लिए इत्मीनान बख्श था। रज़मक वगैरह नामदार के पास पहुंच गए थे और नामदार ने पैगाम भेजा था कि वो अपनी जान दे देगा मगर अपने मेहमानों पर आंच नहीं आने देगा। उसने ये भी पैगाम भेजा था कि 1-2 दिन में हालात साजगार होने पर वो खुद मेहमानों को लेकर दरवेशपुर आएगा। उस रात बंजान बहुत खुश था। रखेल शाह ने जागीरदार नमरान को अभी दरवेशपुर ही में रखा हुआ था। वो उसे ज़रगून भेजना चाहता था, मगर इस गड़बड़ की वजह से उसका ये प्रोग्राम भी मुतासिर हुआ था। हो सकता है वो जागीरदार को 1-2 दिन के लिए दरवेशपुर ही में रखे। बंजान को अगरचे मालूम नहीं था कि जागीरदार को कहाँ रखा गया है, मगर यह मालूम कर लेना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। वो खुश इसलिए था कि ज़रियाब, कुंदन, खुशनुमा और रज़मक के आने के बाद वो अपनी सरगर्मियां तेज कर देंगे और जागीरदार को उनके शिकंजे से बाजियाब करा देंगे। बंजान बहुत खुश था कि जागीरदार नमरान के मुश्किल दिन अब खत्म होने वाले थे। बस चंद रोज की बात और है।
رکیل شاہ اور اس کے گرکے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور جاگیر کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات مل جائے گی۔ بنجان یہی سب کچھ سوچتا ہوا نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ وہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دھڑا دھڑ کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی بڑے زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ بنجان آنکھ کھلنے کے بعد چند لمحے تو یہ سوچتا رہا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ پھر دفعتاً اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، یہ کندن اور رزمک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا کمرے سے نکل کر صحن میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کے قریب آ گیا اور کنڈا ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی بنجان کو یوں لگا جیسے اس کی کھوپڑی میں راکٹ آ لگا ہو۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی سی چنگاریاں رقص کرنے لگیں اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گرا۔ بنجان نے جلد ہی حواس پر قابو پا لیا اور پھر اپنے سامنے دیو قامت خامس کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اسے سینے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ چوٹ لگنے سے اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ خامس نے آگے بڑھ کر اسے زوردار ٹھوکر ماری۔ بنجان چیخ کر پیچھے الٹ گیا۔ خامس نے پے در پہ 3-4 اور ٹھوکریں رسید کر دی۔ بنجان بری طرح بلبلا رہا تھا۔ اٹھ کتے کے پلے! خامس اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے چیخا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی اپنی آواز کتے کے پلے جیسی تھی۔ بنجان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے جسم کے ان حصوں کو سہلا رہا تھا جہاں ٹھوکریں پڑی تھی۔ وہ خوفزدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ خامس کے ساتھ 3 آدمی اور تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی، دوسرے کے ہاتھ میں پستول اور تیسرے کے پاس خنجر تھا، جس نے اسے اس انداز میں پکڑ رکھا تھا جیسے کسی بھی لمحہ حملہ کر دے گا۔ کیا بات ہے؟ بنجان خامس کی طرف دیکھ کر ہکلایا۔ کیا ہے؟ میں رکیل شاہ سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ ضرور کرنا شکایت، بشرط یہ کہ تم زندہ بچ گئے، خامس نے کہا۔ تمہیں مارنے سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ زریاب اور اس کے ساتھی کہاں ہے۔ مجھے کیا معلوم؟ بنجان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس کا راز کھل گیا تھا۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے؟ میرا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آدم پور میں تمہارا کوئی رشتہ دار رہتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ خامس نے پوچھا۔ نامدار؟ وہ میرا بہنوئی ہے، بنجان نے جواب دیا۔ لیکن اس کا زریاب کے معاملے سے کیا تعلق؟ آج صبح زریاب اور اس کے ساتھی میری لینڈ کروزر چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ وہ لینڈ کروزر ماچھی نہر میں ڈوبی ہوئی ملی ہے۔ اسے دھکا دے کر نہر میں گرایا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ زریاب اور اس کے ساتھی آدم پور ہی گئے ہوں گے۔ وہاں انہیں تمہارے رشتہ دار کے پاس ہی پناہ مل سکتی ہے۔ حاتم نے بتایا تھا کہ آج آدم پور کا کوئی آدمی بھی تم سے ملنے آیا تھا۔ کیا پیغام لے کر آیا تھا وہ؟ خامس نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بنجان نے جواب دیا۔ تم سب کچھ جانتے ہو اور میں تم سے سب کچھ پوچھ لوں گا، خامس نے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن تم مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں پوچھ سکو گے۔ میں اپنے آقا کا وفادار ہوں۔ میں نے جاگیردار کا نمک کھایا ہے، حق کے نمک ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رکھیل اور تم لوگوں کی طرح نمک حرام نہیں ہو، بنجان نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، اور وہ ایک دم تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خامس چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے پتلون کے پائنچے کے نیچے پنڈلی کے ساتھ فیتا نما بیلٹ میں اڑسا ہوا خنجر نکالا اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا بنجان کی طرف بڑھا۔ بنجان دوڑ کر کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر خامس نے بھی حیرت انگیز پھرتی سے آگے بڑھ کر دروازے کو ٹھوکر ماری۔ بنجان کمرے میں الٹے قدموں پیچھے پلٹ رہا تھا۔ خامس خنجر ہاتھ میں سنبھالے اس کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، جیسے کوئی درندہ حملہ آور ہونے سے پہلے اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ بنجان الٹے قدموں چلتا ہوا چارپائی سے ٹکرا گیا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر پشت کے بل چارپائی پر گرا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، خامس کا خنجر اس کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ خامس کے چہرے پر بے پناہ درندگی تھی۔ وہ پے در پے خنجر کے وار کر رہا تھا۔ بنجان کے سینے پر جا بجا خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ خامس نے آخری وار کر کے خنجر اس کے سینے سے نکالا اور اس کی دھار بنجان کے گلے پر پھیر دی۔ خامس اٹھ کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک طمانیت کے آثار نمودار ہو رہے تھے،
बंजान के खून ने उसकी प्यास किसी हद तक बुझा दी थी। उसने खंजर का ब्लेड बंजान के लिबास से साफ किया और कमरे से बाहर आ गया। उसके 2 साथी सहन में थे और तीसरा राइफल संभाले बैरूनी दरवाजे में खड़ा था। बंजान की चीखें सुनकर बस्ती के कुछ लोग गली में जमा हो गए थे। मकान से बाहर निकलते हुए खामिस ने राइफल का एक बर्स्ट हवा में मारा। गली में जमा लोग तितर बितर हो गए। खामिस और उसके साथी कच्ची बस्ती की गलियों से निकलकर सड़क पर आ गए जहां गाड़ी खड़ी थी। वो लोग गाड़ी में बैठकर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए एक हवेली नुमा मकान में आ गए। यहां उन्होंने गाड़ी छोड़ दी और अस्तबल से घोड़े निकाल लिए। ये रखील शाह का मकान था जो सिर्फ उसके घोड़ों के लिए मखसूस था। घोड़ों की देखभाल के लिए वहां 3 मुलाजिम भी मौजूद थे। दरवेशपुर में घोड़े रखना एक फैशन समझा जाता था। हर दौलतमंद शख्स के पास 2-3 घोड़े मौजूद थे और बाज लोगों के पास तो रखील शाह की तरह कई घोड़े थे। शहर से निकलते ही उन्होंने घोड़े सरपट दौड़ा दिए। माची नहर के पुल पर पहुंचकर वो कुछ देर को रुके और फिर घोड़ों को उस रास्ते पर डाल दिया जो आदमपुर की तरफ चला गया था। जब वो बस्ती में पहुंचे तो रात का आखिरी पहर था। बस्ती के लोग गहरी नींद में थे, लेकिन कुत्ते जाग रहे थे। उन्होंने भौंककर खामिस और उसके साथियों का इस्तकबाल किया। कुत्तों के मुसलसल भौंकने की आवाजों से एक किसान अपने मकान से बाहर निकल आया। उसके हाथ में लाठी थी। उसने घुड़सवारों को देखकर दोबारा मकान में घुसने की कोशिश की, मगर खामिस के एक साथी ने घोड़े से कूदकर उसे पकड़ लिया। उस किसान से नामदार के मकान का पता मालूम करने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। खामिस जब अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंचा तो इस इंकिशाफ ने उसका पारा चढ़ा दिया था कि नामदार घर से भाग गया है। खामिस गुस्से में पागल हो गया। उसने नामदार के जवान बेटे की पिटाई शुरू कर दी। घर की औरतें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खामिस उनसे जरियाब और उसके साथियों के बारे में पूछ रहा था, मगर हकीकत तो यह थी कि नामदार ने अपने घर वालों को जरियाब वगैरह के बारे में कतई ला इल्म रखा था। वो खामिस के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके थे। चोर की आवाज सुनकर बस्ती के लोग लाठियां, कुल्हाड़ियां और बंदूकें लेकर घरों से निकल आए। वो यही समझे कि डाकुओं ने हमला कर दिया है, लेकिन हमलावर होने वाले डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। खामिस और उसके साथी खून के प्यासे थे। राइफल के एक बर्स्ट से 3 देहाती ढेर हो गए। खामिस का एक साथी लोगों को दूर रखने के लिए हवाई फायरिंग करता रहा। मायूसी ने खामिस का दिमाग ही पलट दिया था। उसने नामदार के मकान को आग लगा दी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई और 2-3 और मकान भी आग की लपेट में आ गए। आग के शोलों के साथ बस्ती के लोगों की चीखें भी आसमान तक पहुंच रही थीं। तकरीबन 1 घंटे तक यह शैतानी खेल जारी रहा। फिर दफातन एक आदमी किसी तरफ से दौड़ता हुआ सामने आ गया। वो नामदार था। जरियाब वगैरह के बारे में पूछने के लिए खामिस ने नामदार पर बेपनाह तशद्दुद किया, लेकिन उसने जबान नहीं खोली। मगर उसका एक मजारे न जाने कहां से निकलकर सामने आ गया। उसने बता दिया कि जरियाब वगैरह बाग वाले मकान में मौजूद हैं। अब नामदार को भी जबान खोलनी पड़ी। उसने बता दिया कि जरियाब और उसके साथी टीले की तरफ भाग गए हैं। उसे यकीन था कि रज़मख वगैरह बहुत दूर निकल चुके होंगे और ये लोग रात की तारीकी में उन्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। और अब खामिस और उसके साथी उस बाउली के सामने पहुंच चुके थे जहां रज़मख और जरियाब वगैरह पनाह लिए हुए थे। घोड़े की हिनहिनाने की आवाज सुनकर वो चौंक गए। वो लोग बाउली के सामने खड़े हैं। रज़मख ने सरगोशी की। हमारी तलाश में किसी वक्त भी अंदर आ सकते हैं। खामोशी से अपनी अपनी जगह बैठी रहो। किसी की कोई मामूली सी हरकत हम सबकी मौत का बाइस बन सकती है। कुंदन, जरियाब और खुशनुमा दीवार के साथ सिमट कर बैठ गईं। वो तीनों खौफजदा थीं। अब तक अगरचे उन तीनों ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वो ऐसी जगह पर मौजूद थे जहां फरार का कोई रास्ता नहीं था। गोया वो चूहे दान में फंसे हुए थे। अगर खामिस और उसके साथी अंदर आ गए तो किसी को मुसामत का मौका भी नहीं मिल सकेगा। वो लोग उन्हें गोलियों से भून कर रख देंगे और उनकी लाशें यहां पड़ी सड़ती रहेंगी। रज़मख ने खंजर हाथ में पकड़ लिया और रेंगता हुआ गड्ढे से ऊपर जाने वाली सीढ़ी के करीब दीवार से चिपक कर बैठ गया। उन तीनों लड़कियों की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी और ये तो उसने पहले ही तय कर रखा था कि उनमें से किसी पर कोई आंच आने से पहले वो अपनी जान दे देगा। बाहर अगरचे दिन की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन बाउली के अंदर एक कोने में बने हुए खड्ड में अभी तक तारीकी थी और शायद दिन की रोशनी कभी वहां तक पहुंचती भी नहीं थी। यहां खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खामिस की चीखती हुई आवाज रज़मख की समाज से टकराई। वो लोग यकीनन इस बाउली में मौजूद हैं।
अंदर जाकर तलाश करो उन्हें। अगर इस मर्तबा उनमें से कोई बचकर निकल गया तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बाउली बहुत अरसे से वीरान पड़ी है, इसमें सांप और बिच्छू वगैरह भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है वो लोग यहां नहीं होंगे। एक और आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, खामिस चीखा। अंदर जाओ और तलाश करो उन्हें। इसके कुछ ही देर बाद बाउली के अंदर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो गालिबन 2 आदमी थे जो बाउली में दाखिल होकर साथ साथ चल रहे थे। यहां तो अंधेरा है, एक आवाज उभरी। खामिस का तो दिमाग खराब हो गया है, दूसरी आवाज सुनाई दी। बिला वजह यहां वक्त जाया कर रहा है। उनके पास अच्छा खासा वक्त था, वो लोग कहीं दूर निकल गए होंगे। देख लेने में क्या हरज है। खामिस को तुम जानते हो, वो किस कदर खबीस आदमी है। जब तक उसकी तसल्ली नहीं हो जाएगी यहां से आगे नहीं जाएगा, पहले आदमी ने कहा। फिर दूसरे लम्हे उनमें से किसी की खौफजदा सी चीख सुनाई दी और इसके साथ ही चींची की बारीक बारीक और परों की फड़फड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। यार यहां तो चिमगादड़ भरे पड़े हैं, निकलो यहां से। 1 मिनट, दूसरा आदमी बोला। वो आगे एक चबूतरा नजर आ रहा है, जरा वहां देख लेने दो। रज़मक चौंक गया। अगर वो लोग चबूतरे पर चढ़ गए तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। वो खंजर के दस्ते पर गिरफ्त जमाकर आने वाले लम्हात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। चंद सेकंड्स के बाद ही ऐसी आवाजें सुनाई थीं जैसे ईंटें एक दूसरे पर रखी जा रही हों। ये आवाजें सुनकर ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके साथ खुशनुमा बैठी हुई थी। ज़रियाब ने महसूस किया कि खुशनुमा का बदन होले होले कांप रहा था। ज़रियाब ने उसे अपने साथ लिपटा लिया। रज़मक तैयार बैठा था, ईंटों की आवाज उसने भी सुन ली थी। वो खंजर के दस्ते पर गिरफ्त जमाए सांस रोके बैठा रहा। इससे आगे कोई गहरा खड्ड है, वो लोग यहां नहीं हो सकते, वापस चलो। रज़मक को यह आवाज अपने सर के बिल्कुल ऊपर से सुनाई दी थी। वो जो कोई भी था ईंटों पर खड़ा उस खड्ड में झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गहरी तारीकी में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। वो ईंटों से उतर गया और फिर कुछ ही देर बाद वापस जाते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। रज़मक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसके आज़ा एकदम ढीले पड़ गए थे। कदमों की आवाजें दूर होती चली गईं और फिर बाउली के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। बाउली के अंदर कोई नहीं है, हमने अच्छी तरह देख लिया है। वहां चिमगादड़ें भरी हुई हैं। तो फिर वो लोग कहां जा सकते हैं? यह खामिश की आवाज थी। मेरा ख्याल है वो लोग कहीं दूर निकल गए होंगे, उस शख्स ने जवाब दिया। अगर तुम मेरा मशवरा मानो तो हमें दरवेशपुर का रुख करना चाहिए। वो लोग उसी तरफ गए होंगे। रास्ते में 1-2 छोटी छोटी बस्तियां हैं जहां से हमें उनके बारे में इत्तला मिल सकती है। जरूरी नहीं कि वो दरवेशपुर ही का रुख करें, खामिश ने कहा। वो लोग कुतुबपुर की तरफ भी जा सकते हैं। मैं और बशीरा कुतुबपुर की तरफ जा रहे हैं और तुम दोनों दरवेशपुर की तरफ चले जाओ। जहां भी नजर आए उन्हें गोलियों से भून डालो। खामिश, उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम जानते हो कि हम तुम्हारी वजह से अपने हथियार आजादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे बगैर हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? बंद करो ये बकवास, खामिश चीखा। रकील शाह का नाम लोगों पर दहशत तारी करने के लिए काफी है। कोई तुम्हारे सामने मुजामत नहीं कर सकता। जाओ, अब रवाना हो जाओ और रास्ते में अपनी आंखें खुली रखना। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर घोड़ों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो लोग वहां से रुखसत हो रहे थे। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए। फिर रज़मक अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम लोग अभी यहीं बैठो, मैं बाहर की सूरत हाल का जायजा लेकर आता हूं। मोहतात रहना रज़मक, कुंदन ने कहा। हो सकता है ये उनकी कोई चाल भी हो और वो अभी बाउली के बाहर घाट लगाए बैठे हों। मुतमईन रहिए आकाज़ादी, रज़मक कहते हुए पत्थर की सीढ़ी पर चढ़ गया। वो कुछ देर तक कार्नर्स पर सीने के बल लेटा रहा और फिर लटक कर नीचे उतर आया। तारीकी में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो दीवार के साथ साथ मोहतात अंदाज में कदम उठाए चलता रहा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था रोशनी बढ़ रही थी और बिलाखिर वो बाउली के उस हिस्से में आ गया जहां सबसे पहले उन्होंने डेरा जमाया था। वो कुछ देर वहीं पर रुका, सुनगुन लेता रहा। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो दबे कदमों बाउली के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। खंजर उसके हाथ में था और वो किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार था।
दहाने के करीब पहुंचकर वो एक बार फिर रुक गया। चंद लम्हों तक सुनगुन लेता रहा और फिर कोई आवाज न पाकर वो बाउली से बाहर आ गया। चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर अंदर जाकर उसने जरियाब और कुंदन वगैरह को भी बता दिया कि खामिस और उसके साथी वाकई जा चुके हैं। वो तीनों उस घड़े से निकलकर कारनस पर आ गईं। रज़मख ने उन्हें सहारा देकर नीचे उतार लिया और वो लोग बाउली से निकलकर बाहर आ गए। खुशनुमा ने हस्बे मामूल पोटली संभाल रखी थी। धूप फैल रही थी। दूर दूर तक लहलहाती हुई फसलें चमकती हुई धूप में बड़ी भली लग रही थीं। बाउली से चंद गज आगे खेतों में एक छोटी सी नदी थी। वो नदी के करीब आकर बैठ गए। नदी का पानी गदला था। कुंदन किनारे पर बैठकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। वो लोग रात भर जागते रहे थे। उनकी आंखें सुर्ख और चेहरे सुते हुए थे। तुम लोग यहीं बैठो, मैं उस टीले पर चढ़कर नामदार के गांव की सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं, रज़मख ने कहा। मोहतात रहना, हो सकता है उनका कोई जासूस आसपास कहीं मौजूद हो, कुंदन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रज़मख सर हिलाता हुआ टीले की तरफ चलने लगा। 400 गज खासा फासला था। उसने पीछे मुड़कर देखा। जरिया वगैरह पौधों की आड़ में होने की वजह से नजर नहीं आ रही थी। वो मोहतात अंदाज में टीले पर चढ़ता रहा। हर चंद कदम के बाद वो किसी दरख्त के पीछे छुपकर सूरत हाल का जायजा लेने लगता। टीले पर चढ़कर वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ एक जगह रुककर दूसरी तरफ देखने लगा। इसके साथ ही उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। गांव अगरचे वहां से खासा दूर था, लेकिन कई मकानों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। रज़मख को समझने में देर नहीं लगी कि खामिस और उसके गुर्गों ने गांव में ठीक ठाक तबाही मचाई थी। वो नामदार और उसके घर वालों के बारे में सोचने लगा। पता नहीं इन दरिंदों ने नामदार को जिंदा छोड़ा भी था या नहीं। रज़मख चारों तरफ देखने लगा। जब वो लोग वहां पहुंचे थे तो खेतों में लोगों को काम करते हुए भी देखा था, लेकिन इस वक्त दूर दूर तक किसी खेत में कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि किसान सुबह सुबह ही खेतों में आ जाया करते थे। आसपास की ये सारी जमीनें इस गांव के जमींदार और काश्तकारों की थी। गांव में फैलाई जाने वाली तबाही के बाद जाहिर है कि किसी को खेतों का होश नहीं रहा होगा। एक बार तो रज़मख का दिल चाहा कि वो खुद जाकर गांव की सूरत हाल का जायजा ले, लेकिन फिर उसने ये ख्याल जहन से निकाल दिया। अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन वो नामदार के बारे में जानने के लिए बेचैन था और मुसलसल चारों तरफ देख रहा था। शायद किसी खेत में कोई आदमी नजर आ जाए तो उससे सूरत हाल मालूम करे। बहुत दूर खेतों में पगडंडी पर एक आदमी साइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। वो इसी तरफ आ रहा था। रज़मख तकरीबन दौड़ता हुआ टीले से उतरकर खेतों में आ गया और पगडंडी से जरा हटकर टाहली के दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया। वो आदमी तकरीबन 5 मिनट में वहां पहुंचा था। रज़मख दरख्त की आड़ से निकलकर पगडंडी पर आया तो साइकिल सवार उसे देखकर किसी कदर बदहवास हो गया। साइकिल पर हैंडल लड़खड़ा गया था। रुक जाओ नौजवान, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, रज़मख ने हाथ उठाते हुए कहा। साइकिल लड़खड़ा रही थी। उस शख्स ने हैंडल पर काबू पाने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और नीचे गिर गया। रज़मख ने जल्दी से आगे बढ़कर पहले साइकिल उठाई, फिर उस शख्स को सहारा देकर उठा दिया। डरो नहीं जवान, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, तुमसे कुछ पूछना है। कहां से आ रहे हो? रज़मख ने कहा। आदमपुर से जी, उस शख्स ने खौफजदा से लहजे में जवाब दिया। वहां मेरी बहन रहती है, कल शाम मैं उससे मिलने गया था, लेकिन रात को तो उस गांव पर क़यामत टूट पड़ी थी। क्या हुआ? गांव के मकानों से धुआं कैसा उठ रहा है? साथ वाली जागीर के आदमियों ने गांव पर हमला कर दिया था जी, उस शख्स ने जवाब दिया। उन्हें कुछ लोगों की तलाश थी और उनका ख्याल था कि वो लोग नामदार के घर में या उस गांव के किसी और घर में छुपे हुए हैं। उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है जी। उस गांव में उनके हाथों 3 बंदे भी मारे गए हैं। उन्होंने कई घरों को जला डाला है। क्या नामदार भी मारा गया है? रज़मख ने पूछा। सुबह 4 बजे तक तो जिंदा था जी, उस शख्स ने जवाब दिया। उसे बहुत मारा है उन लोगों ने, उसकी तो हड्डियां पसलियां तोड़ दी हैं। गांव के कुछ आदमी उसे और 2-3 और जख्मियों को रेड़े पर डालकर शाहपुर अस्पताल ले गए थे। अब पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। शाहपुर अस्पताल, रज़मख बुड़बुड़ाया। क्या पुलिस को किसी ने इत्तला नहीं दी? इस इलाके का थाना भी शाहपुर में है जी, इत्तला देती होगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया।
आप तो पुलिस वालों को जानते ही हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम कौन हो जी? मैं परदेसी हूं। गांव के मकानों से धुआं उठता देखकर ऐसे ही पूछ लिया था। तुम कहां रहते हो? रजमक ने पूछा। उधर 4 कोस के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है, वहीं रहता हूं जी, उस शख्स ने एक तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। अच्छा, चलो फिर ठीक है, तुम जाओ, रजमक ने कहा। वो शख्स चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर साइकिल पर सवार होकर वहां से रुखसत हो गया। रजमक भी कुछ देर वहां खड़ा गांव की तरफ देखता रहा, फिर टीले की तरफ चल पड़ा। जब वो बाउली के सामने खेतों में पहुंचा तो खुशनुमा कुंदन के घुटने पर सर रखे सो रही थी। कुंदन और जरियाब मध्यम लहजे में बातें कर रही थीं। रजमक उनके करीब बैठ गया और उन्हें सूरत हाल से आगाह करने लगा। उनकी बातों की आवाज सुनकर खुशनुमा भी जाग गई थी। धूप तेज हो रही है, मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, रजमक ने कहा। मुझे भूख लग रही है भाई, खुशनुमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिलहाल कुछ खाने का कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता, शायद रास्ते में कुछ मिल जाए, रजमक ने जवाब दिया। वो उठकर खेतों में चलने लगे। कुछ दूर अगरचे बैलगाड़ियों वगैरह का कुशादा रास्ता था, मगर रजमक जानबूझकर खेतों में तंग सी पगडंडी पर चल रहा था। वो सबसे आगे था, उसके पीछे कुंदन, फिर खुशनुमा और आखिर में सरियाब थी। जैसे जैसे धूप तेज हो रही थी, गर्मी बढ़ रही थी। खेतों में गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। उनके जिस्म पसीने में शराबोर हो रहे थे। कुंदन और जरियाब तो जैसे तैसे उसका साथ दे रही थीं, लेकिन खुशनुमा का बुरा हाल हो रहा था। भूख से उसकी आंतों में गिरहें सी पड़ रही थीं। वो बार बार लड़खड़ा रही थी। जरियाब उसे सहारा दिए हुए थी। अब नहीं चला जा रहा भाई, वो कर्राते हुए बोली। भूख से जान निकली जा रही है, एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा। खुशनुमा, मेरी बहन, रजमक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। ये देखो, जरियाब और कुंदन भी तो तुम्हारे साथ चल रही हैं। इन्होंने भी तुम्हारे साथ ही रात का खाना खाया था, इन्हें भी तो भूख लग रही होगी। हिम्मत से काम लो मेरी बहन, शायद आगे कोई बस्ती मिल जाए और खाने का कुछ बंदोबस्त हो सके। वो एक बार फिर चलने लगे। भूख और गर्मी से तीनों लड़कियां निढाल सी हो रही थीं। रजमक की अपनी हालत भी काबिल तारीफ नहीं थी, लेकिन वो किसी किस्म की कमजोरी जाहिर करके इन लड़कियों के हौसले पस्त नहीं करना चाहता था। दोपहर के 12 बजे के करीब वो लोग दरख्तों के एक झुंड में रुक गए। यहां एक छोटी सी नदी थी जो मशरिक की तरफ से आकर दरख्तों के झुंड में होती हुई मगरिब की तरफ खेतों में गायब हो गई थी। उस नदी का पानी अगरचे गदला था, लेकिन वो सब प्यासे थे। उन्होंने जी भर के पानी पिया। खाली पेट इस तरह पानी पीने से जरियाब को मतली सी होने लगी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पाने में कामयाब हो सकी थी। रजमक कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर उठकर नदी फलांग कर दूसरी तरफ पहुंच गया। उस नदी से कुछ आगे एक खेत के किनारे पर वो रुक गया। पौधों के पत्तों को झुककर गौर से देखता रहा, फिर एक पौधा उखाड़ लिया। इसके साथ ही उसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। वो शलजम था। उसने उठकर इधर उधर देखा। खेतों में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने झुककर कई शलजम उखाड़ लिए और दौड़ता हुआ लड़कियों के करीब आ गया। रजमक के हाथ में शलजम देखकर उन तीनों की आंखों में चमक सी उभर आई। रजमक ने शलजम नदी के पानी में धोकर एक झाड़ी पर रख दिए और फिर सबने एक एक शलजम उठा लिया और इस तरह मजा ले लेकर खाने लगे जैसे सेब खा रहे हों। वो तकरीबन 1 घंटा दरख्तों के नीचे बैठे रहे, फिर उठकर चल पड़े। रास्ते में कुछ शलजम उन्होंने अपने साथ ले लिए थे। बाएं तरफ बहुत दूर खेतों में एक झोंपड़ा सा नजर आ रहा था, लेकिन वो लोग उस तरफ नहीं गए। तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद वो एक बार फिर रुक गए। आगे एक नहर थी और उसके दूसरी तरफ चंद मकानों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती नजर आ रही थी। वो पुलिया अबूर करके उस बस्ती में पहुंच गए। बस्ती में दाखिल होते ही चंद नंग धड़ंग बच्चों ने उन्हें घेर लिया। वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि 2 आदमी एक मकान से निकलकर उनके सामने आ गए। परदेसी लगते हो तुम लोग, कहां जाना है? एक आदमी ने बारी बारी उनका जायजा लेते हुए पूछा। हाँ, हम परदेसी हैं, कुछ देर आराम करना चाहते हैं और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। रजमक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, हम खाने के पैसे दे देंगे। मेहमान को तो अल्लाह की रहमत समझा जाता है, उनसे खाने के पैसे लेना गुनाह है। आओ तुम लोग मेरे साथ आओ।
उस आदमी ने कहा और उन्हें लेकर मकान में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही वो बोला, जीरा, ओ जीरा, देख मेहमान आए हैं, इनके खाने का कुछ बंदोबस्त कर। एक उधेड़ उम्र औरत कमरे से निकलकर सामने आ गई। पहले तो वो उन्हें देखकर हैरान हुई, फिर एक कमरे में ले गई जहां चटाई पर दरी बिछी हुई थी और चंद मैले तकिए रखे हुए थे। तीनों लड़कियां तो अंदर दाखिल होते ही दरी पर गिर गई और रज़मक उस शख्स से बातें करने लगा। औरत खाना तैयार करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। आज दिन में इस तरफ कोई अजनबी तो नहीं आया था? रज़मक ने पूछा। आया था, बल्कि आए थे, उस शख्स ने जवाब दिया। उसका नाम रावत था। वो दोनों घोड़ों पर सवार थे। उन्हें किसी की तलाश थी। 3 खूबसूरत लड़कियां और एक मर्द। और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो वो तुम ही लोग हो। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, रज़मक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। उन्हें हमारी ही तलाश है। क्यों? रावत ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो दोनों तो शक्लों ही से बहुत खौफनाक लगते थे। तुम लोगों को क्यों तलाश कर रहे थे? लंबी दास्तान है, रज़मक बोला। कुछ खानदानी दुश्मनी वाला मामला है। हम उनसे बचने के लिए आदमपुर में पनाह लिए हुए थे कि उन लोगों ने पिछली रात गांव पर हमला कर दिया। 3 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। कई जख्मी हुए और कई घरों को आग लगा दी। हम बड़ी मुश्किल से वहां से निकल सके थे। ये लोग हमें तलाश करते फिर रहे हैं। उनके साथ 2 आदमी और भी हैं जो हमारी तलाश में कुतुबपुर की तरफ गए हैं। तुम लोग कहां जाना चाहते हो? रावत ने पूछा। दरवेशपुर, रज़मक ने जवाब दिया। ओह, वो शख्स चौंक गया। वहां जाना तुम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। वो लोग भी उसी तरफ गए हैं। इसी दौरान जीरा खाना लेकर आ गई थी। उसने अंडों का आमलेट तैयार कर लिया था और कुछ रोटियां पका ली थीं। तीनों लड़कियां भी उठकर बैठ गईं और खाना खाने लगीं। मेरा मशवरा मानो तो तुम लोग दरवेशपुर जाने का ख्याल जहन से निकाल दो, रावत ने बारी बारी उनके चेहरों को देखते हुए कहा। क्यों? रज़मक ने उलझती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। रखेल शाह के आदमी चप्पे चप्पे पर तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। क्या? कुंदन के हाथ से निवाला छूट गया। वो अजीब सी नजरों से रावत की तरफ देखने लगी। 2 आदमी तुम लोगों की तलाश में कल भी यहां आए थे और 2 घुड़सवार आज आए थे, रावत ने कहा। उन्होंने बताया कि तुम लोग रखेल शाह के मफरूर हो और अगर किसी ने तुम लोगों को पनाह दी तो उसके घर को आग लगा दी जाएगी। दरवेशपुर में तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। बेहतर है 1-2 दिन यहीं रह जाओ। ये जगह तुम लोगों के लिए ज्यादा महफूज है। ये जानते हुए भी कि उन लोगों ने हमें पनाह देने वाले के घर को आग लगाने की धमकी दी है, कुंदन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हमदर्दी और नेकी का जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ, रावत ने जवाब दिया। मैं नहीं जानता कि तुम लोगों का जागीरदार नमरान या जागीर से क्या ताल्लुक है, लेकिन यह जरूर सुना है कि रखेल शाह ने जागीरदार को कैद कर रखा है और एक खूबसूरत लड़की उसका यह राज ले उड़ी है। रखेल शाह को उस लड़की की तलाश है। वो लड़की तुम तीनों में से कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि वो रखेल शाह और उसके दरिंदों से बची रहे। मैंने जागीरदार को जिंदगी में सिर्फ 2 मर्तबा देखा था। कई मर्तबा रखेल शाह से भी सामना हुआ है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। रखेल शाह के आदमी उस लड़की और उसके साथियों को शिकारी कुत्तों की तरह तलाश करते फिर रहे हैं। दरवेशपुर में तुम लोगों के लिए खतरा है। 2-4 दिन यहां रह जाओ। तलाश किसी कदर सर्द पड़ जाए तो चले जाना। ये कौन सी बस्ती है और दरवेशपुर यहां से कितनी दूर है? रज़मक ने पूछा। ये बस्ती और जमीनें भी जागीर ही की हुदूद में वाक़े हैं, रावत ने जवाब दिया। हम लोग अगरचे जागीरदार को इन जमीनों की कीमत अदा कर चुके थे, लेकिन रखेल शाह के गुर्गों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। हर फसल की कटाई के मौके पर रखेल शाह के आदमी आ जाते हैं और सब कुछ समेट कर ले जाते हैं। मेरी तरह जागीर के हर शख्स को रखेल शाह से नफरत है। हर शख्स जागीरदार की मदद करना चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि मदद किस तरह की जाए। अगर तुम लोगों का जागीरदार से कोई ताल्लुक है तो तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। खुशी उन लोगों को हुई थी कि उन्हें हमदर्द मिल गया था और बिलाखिर उन्होंने ये तय किया कि आज की रात उस बस्ती में गुजारी जाए और सुबह होते ही यहां से चले जाएं। वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से रावत की बस्ती वालों को कोई नुकसान उठाना पड़े।
وہ رات انہوں نے بستی میں گزاری۔ صبح روانگی سے پہلے کندن، زریاب اور خوشنما نے بستی کی عورتوں کے دیے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے۔ بڑے بڑے پھولوں والے پرنٹڈ کپڑے کا گھاگرا، چولی اور باہوں میں کلائی سے لے کر کونیوں تک پلاسٹک کی چوڑی، رنگ برنگی چوڑیاں، کانوں میں چاندی کے بڑے بڑے بالے، ناک میں نتنی اور سر پر رنگ برنگی اوڑھنیاں۔ اس لباس میں اگرچہ انہیں الجھن ہو رہی تھی، لیکن اس سے ان کی حیت بدل گئی تھی اور ان تینوں کو ان کی اصل حیثیت سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ درویش پور وہاں سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر تھا اور راوت نے بستی سے 3 ریڑوں کا بندوبست کیا تھا۔ تینوں ریڑوں کے گھوڑے خوب پلے ہوئے تھے۔ رزمق نے بھی اپنا حلیہ بڑی حد تک بدل لیا تھا۔ ایک ریڑے پر رزمق اور خوشنما تھی، دوسرے ریڑے پر کندن اور تیسرے ریڑے پر زریاب۔ ان تینوں کو الگ الگ کر دیا گیا تھا تاکہ راستے میں کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ وہ لوگ صبح سویرے ہی بستی سے روانہ ہو گئے تھے۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ رکیل شاہ کے گرکے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ خیریت سے نکل گئے۔ صبح 9 بجے کے قریب وہ لوگ سبزی منڈی کے قریب ریڑوں سے اتر گئے اور راوت اور اس کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک طرف چل پڑے۔ میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے بنجان کے گھر جانا چاہیے، اس سے ہمیں وہاں کی تازہ ترین صورتحال کا علم ہو سکے گا، کندن نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، رزمق نے جواب دیا۔ وہ ایک کچی بستی میں رہتا ہے، اس کا گھر تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ وہ مختلف سڑکوں پہ چلتے رہے، شکل و صورت اور حلیوں سے وہ بنجارے ہی لگ رہے تھے۔ کچھ منچلوں نے لڑکیوں پر آوازیں بھی کسی تھیں، لیکن وہ تینوں ان کی پرواہ کیے بغیر چلتی رہیں۔ کچی بستی میں پہنچ کر انہیں بنجان کا مکان تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ مکان کا دروازہ ایک مجہول سے آدمی نے کھولا، اور جب اس آدمی نے یہ انکشاف کیا کہ بنجان کو 2 روز پہلے قتل کیا جا چکا ہے تو وہ لوگ سناٹے میں آ گئے۔ وہ مجہول سا آدمی انہیں اندر لے گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھے دیر تک بنجان کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور پھر وہاں سے رخصت ہونے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ وہ سب بری طرح چونک گئے۔ رزمق کے اشارے پر اس مجہول سے شخص نے باہر کا دروازہ کھول دیا۔ 2 آدمی اسے دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کو دیکھ کر زریاب کو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ رکھیل کا اسسٹنٹ گوپانگ تھا۔ ان دونوں آدمیوں کو درویش پور کی طرف روانہ کرنے کے بعد خامس بشیرے کے ساتھ قطب پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ قطب پور کا فاصلہ بھی آدم پور سے اتنا ہی تھا جتنا درویش پور تھا۔ خامس کو حیرت تھی کہ زریاب اور اس کے ساتھی رات ہی رات میں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ آس پاس کوئی بستی بھی نہیں تھی۔ قریب ترین جگہ یہ باولی تھی جہاں کوئی چھپ سکتا تھا، لیکن اس کے 2 آدمی باولی کے اندر جا کر دیکھ آئے تھے۔ وہ لوگ یہاں نہیں تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ رات بھر کھیتوں یا کسی باغ میں چھپے ہوں۔ اس کے خیال میں وہ یقیناً بھاگتے رہے ہوں گے۔ اسے افسوس اس بات کا تھا کہ زریاب ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ زریاب کے ہاتھ نہ آنے کا غصہ اس نے آدم پور کے لوگوں پر اتارا تھا۔ کم از کم 3 آدمی اس کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ 5-6 گھروں کو اس نے آگ لگا دی تھی۔ نامدار کو اس نے گولی نہیں ماری تھی، لیکن اس کی اتنی پٹائی کی گئی تھی کہ اس کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ اگر وہ زندہ بچ بھی گیا تو وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائے گا۔ خامس اچھی طرح جانتا تھا کہ آدم پور جاگیر کی حدود سے باہر تھا۔ جاگیر میں وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے تھے انہیں پولیس کا تحفظ حاصل تھا۔ پولیس رکھیل شاہ کی زر خرید تھی۔ لوگوں پر ان کی زیادتیوں سے آگاہ ہونے کے باوجود پولیس والے سب کچھ نظر انداز کر رہے تھے۔ خامس جانتا تھا کہ جاگیر کی حدود میں کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن آدم پور کی بات اور تھی۔ یہ قصبہ اس جاگیر کی حدود میں شامل نہیں تھا، لیکن خامس نے وہاں جو کچھ کیا تھا اس پر وہاں کے لوگ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ بات اس علاقے کی پولیس تک پہنچ گئی ہوگی۔ کوئی معمولی بات ہوتی تو شاید پولیس نظر انداز کر دیتی، لیکن صورتحال سنگین ہو گئی تھی۔ 3 قتل ہوئے تھے، کئی آدمی زخمی ہوئے تھے اور کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ آدم پور کے لوگ بھی جانتے تھے کہ خامس کون تھا، اسے کس کی آشیرواد حاصل تھی۔ اس کے ساتھ رکھیل شاہ کا نام بھی آئے گا، اور رکھیل شاہ پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس سے 2 دن پہلے انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس سے بھی رکھیل شاہ کے لیے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ اس روز بس کے مسافروں نے بدری کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور بدری نے پولیس کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ رکھیل شاہ کے اشارے پر کیا جا رہا تھا۔ اور اب یہ آدم پور کا واقعہ۔ رکھیل شاہ تو پاگل ہو جائے گا، وہ خامس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ گزشتہ رات خامس نے غصے اور جنون میں آدم پور میں قتل و غارت تو مچا دی تھی،
लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था। नामदार पर जरिया वगैरह को पनाह देने का शुबा था तो सिर्फ उसी पर तशद्दुद करके उससे जरिया वगैरह के बारे में मालूम करने की कोशिश करता, लेकिन उसने गुस्से में बेकाबू होकर जो कुछ किया था उस पर अब वो डर रहा था। उस पर खौफ ना तो पुलिस का था और ना ही लोगों का, खौफ तो रखेल शाह का था। रखेल शाह दुनिया का वाहिद शख्स था जिससे वो डरता था। उसके अलावा किसी और को वो खातिर में नहीं लाता था, और रखेल शाह को जब इस ताज़ा तरीन सूरत हाल का पता चलेगा तो वो अपने हवास खो बैठेगा। न सिर्फ ये कि जरिया अब उनके हाथ नहीं आई थी, बल्कि इस कत्ल व गारत से संगीन मसाइल भी पैदा हो सकते थे। खामिस ने घोड़ा रोक लिया। वो उस बाउली से 3 कोस दूर निकल आए थे। तेज धूप में उसका दिमाग पिलपिला हो रहा था। पसीने की धारें गर्दन पर केचुओं की तरह रेंग रही थीं। वो घोड़े पर उचक कर इधर उधर देखने लगा। बाएं तरफ काफी फासले पर एक झोंपड़ानुमा मकान नजर आ रहा था। उसने बशीरे को इशारा करते हुए घोड़े का रुख उस तरफ मोड़ दिया। बशीरा भी निढाल सा घोड़े पर बैठा हुआ था। वो कल दोपहर से खामिस के साथ दौड़ा दौड़ा फिर रहा था। उसने कल दोपहर को थोड़ा बहुत खाना खाया था। उसके बाद एक कील तक उड़कर मुंह में नहीं गई थी। सिर्फ पानी पर गुजारा हो रहा था, और अब तो कई घंटों से पानी का एक घूंट भी नहीं मिला था। उसके हलक में कांटे पड़ रहे थे। तेज धूप में उसका जिस्म पसीने में शराबोर हो रहा था। कई मर्तबा उसके जहन में ख्याल आया था कि खामिस को छोड़कर भाग जाए, लेकिन फिर यह ख्याल उसने जहन से निकाल दिया। वो पिछले 2 दिन से खामिस के साथ मिलकर जो कुछ भी करता रहा था वो उसे फांसी पर चढ़ा देने के लिए काफी था। अब तक उसके हाथों कई कत्ल हो चुके थे, और एक आदमी तो कल रात ही उसके हाथों मारा गया था, और उसने 2 मकानों को भी आग लगाई थी। वो खामिस को छोड़कर नहीं भाग सकता था। खामिस दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, और फिर उसकी भलाई खामिस के साथ रहने ही में थी। वो जानता था कि खामिस रखेल शाह का दस्ते राज था, और रखेल शाह उन्हें हर मुसीबत से बचा सकता था। खामिस से अलग होने की सूरत में वो पुलिस के हाथ लग गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचने से नहीं रोक सकेगी। वो झोपड़े के करीब पहुंच गए। आसपास कोई नहीं था, लेकिन आसार बता रहे थे कि यहां कोई रिहाइश पजीर जरूर है। झोपड़े के सामने बांध की एक झुलन सी चारपाई पड़ी थी। उसके करीब ही पानी का एक मटका भी रखा हुआ था, जिस पर प्लास्टिक का एक मैला सा गिलास भी रखा था। खामिस घोड़े से उतरकर मटके की तरफ लपका। उसने गिलास उठाकर एक तरफ फेंक दिया और दोनों हाथों से मटका उठाकर होंठों से लगा लिया। कुछ पानी उसके मुंह में जा रहा था और कुछ नीचे बह रहा था। पानी पीने के दौरान उसने 2 मर्तबा सांस लिया था। उसने मटका नीचे रख दिया और इधर उधर देखने लगा। बशीरा तेजी से आगे बढ़ा। उसने जमीन पर पड़ा हुआ गिलास उठाया और मटके से पानी निकालकर पीने लगा। 2-3 गिलास पानी पीने के बाद वो भी हैरान निगाहों से इधर उधर देखने लगा। उस जगह टाली के 5-6 दरख्त थे जिन्होंने झोपड़े को अपने साए में ले रखा था। बशीरे, खामिस उसकी तरफ देखते हुए बोला, भूख लगी है? कुछ खाने का बंदोबस्त करो। जी देखता हूं, शायद झोपड़े में कुछ मिल जाए, बशीरा कहते हुए झोपड़े में घुस गया। झोपड़े के अंदर भी एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर एक खेस बिछा हुआ था और मैला तकिया पड़ा था, और कुछ चीजें भी थीं, लेकिन खाने की कोई चीज नजर नहीं आई। वो झोपड़े से बाहर निकला तो खामिस चारपाई पर लेटा हुआ था। यहां तो खाने को कुछ भी नहीं है, उसने बताया। कुछ तलाश कर, मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है, खामिस चीखा। इससे पहले कि बशीरा कोई जवाब देता, झोपड़े की पिछली तरफ से किसी बकरी के मिमियाने की आवाज सुनाई दी। खामिस एक झटके से उठ गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ झोपड़े की पिछली तरफ चला गया। चंद मिनट बाद वापस आया तो उसने बगल में एक बकरी दबा रखी थी। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे किसी बच्चे ने बगल में कोई खिलौना दबा रखा हो। बकरी बुरी तरह मिमिया रही थी। तुम कहते थे खाने को कुछ नहीं है, ये क्या है? खामिस ने बकरी को इस तरह दोनों हाथों में लटका लिया जैसे वो उसके लिए मामूली सा खाना हो। लकड़ियां जमा करो, इसे भून कर खाएंगे, मुझे भूख लग रही है। खामिस ने बकरी को जमीन पर पटक दिया और खंजर उसकी गर्दन पर फेर दिया। बकरी जमीन पर तड़पने लगी। खामिस करीब खड़ा दिलचस्प नजरों से उसकी तरफ देख रहा था, जबकि बशीर ये मंजर देखकर लरस उठा था। लकड़ियां जमा करके आग जलाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खामिस फिर चीखा। बशीरा फौरन ही एक तरफ दौड़ गया। चंद मिनट बाद जब वो लकड़ियां जमा करके वापस आया तो खामिस अपने खंजर से बकरी की खाल उतार रहा था। बशीरे ने ईंटों का बड़ा सा चूल्हा बनाकर उसमें आग जला दी। खामिस ने बकरी की आलाइश साफ करके उसके टुकड़े कर दिए और दोनों राने और दस्तियां चूल्हे पर रख दी।
वो अभी गोश्त भून ही रहे थे कि खेतों में एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। उसके हाथ में खुरपी थी। वो झोपड़े से बहुत दूर किसी खेत में काम कर रहा था और धुआं देखकर इस तरफ आ रहा था। कौन हो तुम लोग? और मेरी ये बकरी? वो एक तरफ पड़ी हुई बकरी की खाल और आलाइशों को देखने लगा। मैं यहां कर रखा हूं। तो तुम? वो हकला कर रह गया। उसने खामिस को पहचान लिया था। ये जमीनें अगरचे जागीर में शामिल नहीं थीं, लेकिन खामिस को आसपास के इलाके के लोग भी जानते थे। हाँ, मैं खामिस हूं, भाग जाओ यहां से। खामिस फिर चीखा। नहीं, भागो मत। बशीरे, इसे बांध कर एक तरफ डाल दो ताकि ये देख सके कि इसकी बकरी कहां गई। बशीरे ने उस शख्स को बांधकर एक तरफ डाल दिया। उसने गोश्त के बाकी पार्चे भी चूल्हे पर रख दिए, लेकिन आग धीमी हो रही थी। और लकड़ियां लेकर आओ, खामिस ने बशीरे की तरफ देखते हुए कहा। और लकड़ियां नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से ये जमा करके लाया था, बशीरे ने जवाब दिया। खामिस ने इधर उधर देखा और फिर चारपाई उठाकर पटक दी। उसने चारपाई के 2 पाए तोड़कर चूल्हे में झोंक दिए और फिर कुछ देर बाद चारपाई के बाकी हिस्से भी चूल्हे की नजर हो गए। एक तरफ बंधा हुआ किसान बेबसी से यह सब कुछ देखता रहा। गोश्त पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, लेकिन खामिस की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने एक रान चूल्हे से उठा ली और ठंडी होने का इंतजार किए बगैर वहशियों की तरह उसे दांतों से भंभोड़ने लगा। बशीरे ने भी एक दस्ती उठा ली और बोटियां नोच नोच कर खाने लगा। दोनों राने और कई पार्चे खामिस के पेट में पहुंच चुके थे। उसने मटका उठाकर मुंह से लगा लिया। फिर पानी पीने के बाद वो एक दरख्त के साए में लेट गया। पेट भर जाने के बाद उस पर खुमार सा तारी होने लगा था। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके खर्राटे सुनाई देने लगे। बशीरे पर भी गुनूदगी सी तारी हो रही थी। वो भी जमीन पर लेट गया और कुछ ही देर बाद वो भी नींद की आगोश में पहुंच चुका था। रस्सियों से बंधा हुआ किसान बेबसी से उनकी तरफ देख रहा था। खामिस गहरी नींद में था। जिस्म पर पड़ने वाली एक जोरदार ठोकर से वो गड़बड़ा कर उठ गया। दूसरी ठोकर पड़ी तो सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। वो वहशतज़दा सी नजरों से इधर उधर देखने लगा। निस्फ दर्जन पुलिस वालों ने उसे घेर रखा था और उनकी राइफलों का रुख उसकी तरफ था। खामिस ने जिंदगी में पहली बार अपने आप को बेबस महसूस किया था। वो चारों तरफ से पुलिस की राइफलों की जद पर था। अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था। जमीन पर पड़ा बेबस नजरों से बारी बारी पुलिस वालों को देख रहा था। इस तरह में क्या घूर कर देख रहे हो? उठो! पुलिस पार्टी के इंचार्ज एएसआई ने उसके कूल्हे पर जोर से ठोकर मारते हुए कहा। इस दूसरी ठोकर ने खामिस का दिमाग घुमा दिया था। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुम मुझे ठोकरे मार रहे हो? वो चीखा। जानते नहीं मैं कौन हूं? कच्चा चबा जाऊंगा तुम्हें। और फिर एएसआई के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर की परवाह किए बगैर खामिस ने उस पर छलांग लगा दी। एएसआई को गालिबन इस हमले की तवक्को नहीं थी। वो खामिस की गिरफ्त में आ गया। खामिस ने एक हाथ से उसका गला दबोच लिया और दूसरे हाथ से उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़ ली। इस दौरान रिवॉल्वर का ट्रैगर दब किया। गोली सामने खड़े हुए एक कांस्टेबल के बाजू पर लगी। वो चीखता हुआ अपना जख्मी बाजू पकड़कर नीचे बैठता चला गया। खामिस ने एएसआई के हाथ को एक और झटका दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। एएसआई पूरी तरह खामिस की गिरफ्त में था। खामिस ने अब दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच रखी थी और उसे जोर जोर से झटके दे रहा था। उसके हलक से खरखराहट जैसी आवाजें निकल रही थी। दूसरे पुलिस वाले पहले तो सूरत हाल को समझ नहीं सके। जब उनके हवास बहाल हुए तो सब बैक वक्त आगे बढ़े। एक कांस्टेबल ने राइफल का बट पूरी कुव्वत से खामिस के कंधे पर रसीद कर दिया। दूसरे ने उसके कूल्हे पर जोरदार सर्प लगाई थी, लेकिन खामिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। खामिस पर जुनून तारी था। उसके हलक से खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थीं। वो एएसआई को ऊपर लटकाए जोर जोर से झटके दे रहा था। एएसआई बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार थे और आंखें हल्कों से उबल पड़ रही थीं। छोड़ दो इसे वरना गोली मार दूंगा, एक कांस्टेबल चीखा, जबकि दूसरे ने अपनी राइफल को लठ की तरह घुमाकर उसकी कमर पर जोरदार सर्प लगाई थी। मगर खामिस पर ना तो इस सर्प का कोई असर हुआ और ना ही धमकी का। पुलिस वाले बुरी तरह बदहवास हो रहे थे और गालिबन इसी बदहवासी में उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस देवजात से किस तरह निपटा जाए। उनका पुलिस ऑफिसर इस देवजात की गिरफ्त में था और वो उसे बचाना चाहते थे। दो पुलिस वाले लाठियों की तरह खामिस पर राइफलें बरसा रहे थे। खामिस एएसआई को दबोचे बड़ी तेजी से अपनी जगह से घूम गया। उसके हाथों में झूलता हुआ एएसआई दो पुलिस वालों से टकराया और कर्राते हुए जमीन पर ढेर हो गया।
तीसरा पुलिस वाला खामिस की तरफ लपका। खामिस ने एएसआई को पूरी कुव्वत से उसकी तरफ उछाल दिया। वो दोनों आपस में टकराकर जमीन पर गिर गए। एएसआई तो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा, जबकि कांस्टेबल उठने की कोशिश कर रहा था। खामिस ने आगे बढ़कर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। एक और कांस्टेबल राइफल को नाल की तरफ से पकड़े खामिस की तरफ लपका। वो राइफल के बट से खामिस के सर पर वार करना चाहता था। उसी वक्त खामिस पीछे मुड़ा। राइफल का बट उसके सर के बजाय कंधे पर लगा। इससे पहले कि कांस्टेबल दूसरा वार करता, खामिस ने उसके हाथ से राइफल छीन ली और दोनों हाथों से पकड़कर उसे घुटने पर इस तरह मारा कि राइफल 2 टुकड़े हो गई। कांस्टेबल फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। खामिस ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और दोनों हाथों पर सर से ऊपर उठाकर दूर उछाल दिया। वो एक और कांस्टेबल के ऊपर गिरा। एक और कांस्टेबल राइफल नाल की तरफ से पकड़े खामिस की तरफ लपका। उसने खामिस की टांग पर वार किया। जर्ब खामिस के घुटने के पिछले हिस्से पर लगी। वो लड़खड़ा कर बेहोश पड़े हुए एएसआई के ऊपर गिरा। उसी कांस्टेबल ने एक और वार किया। खामिस बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। राइफल का बट एएसआई के सर पर लगा। वार पूरी कुव्वत से किया गया था। एएसआई की खोपड़ी पाश पाश हो गई। पुलिस कांस्टेबल दहशतजदा सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। खामिस बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया था। वो जैसे ही कांस्टेबल की तरफ बढ़ा, उस कांस्टेबल ने राइफल फेंक दी और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो चीखता हुआ इस तरह दौड़ रहा था जैसे जहन्नुम की बलाएं उसका पीछा कर रही हों। ये सूरत हाल देखकर दूसरे कांस्टेबल भी भाग खड़े हुए। उन्हें अपनी राइफलों तक का होश नहीं रहा था। सिर्फ एक कांस्टेबल रह गया था। उसके बाजू में गोली लगी थी और वो अपने जख्मी बाजू को पकड़े उकड़ू बैठा था। खामिस उसकी तरफ बढ़ा तो कांस्टेबल खौफ से कांपने लगा। वो फटी फटी आंखों से खामिस की तरफ देख रहा था, जो मौत के फरिश्ते की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके ख्याल में खामिस इंसान नहीं था, कोई माफूकुल फितरत हस्ती थी जो 6 आदमियों के काबू में नहीं आ सका था। कांस्टेबल ने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर खामिस ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। कांस्टेबल बुरी तरह चीख रहा था और बिलाखिर उसे मौका मिल गया। वो उठकर खेतों की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैदान खाली हो गया था। एक तरफ एएसआई की लाश पड़ी थी। उसकी खोपड़ी से बहने वाला खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। कांस्टेबलों की राइफलें इधर उधर पड़ी हुई थीं। खामिस एक ही जगह पर खड़ा अतराफ का जायजा ले रहा था। एएसआई ने जब उसे ठोकरे मारकर सोते से जगाया था तो उसने बशीरे को भी पुलिस की हिरासत में देखा था, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता उसका घोड़ा मौजूद था। बशीरा गालिबन खेतों में कहीं छुप गया था या मौके से फायदा उठाकर भाग गया था। चौपड़े की पिछली तरफ पुलिस की बगैर छत वाली जीप खड़ी थी। वो कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर उस किसान की तरफ मुतवज्जे हो गया जो अब भी झोंपड़े के सामने बंधा हुआ पड़ा था। खामिस नपे तुले कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया और उसके कूले पर ठोकर मारते हुए गुर्राया, ये पुलिस वाले जब आए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? तुम समझते थे कि ये मुझे पकड़ लेंगे? इनका अंजाम देख लिया तुमने, अब तुम्हारा भी यही हशर होगा। मुझे माफ कर दो, वो शख्स घिघियाया। मैं बेकसूर हूं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम तो मेरी एक बकरी भी भून कर खा गए हो। खामिस से आज तक कोई नहीं टकराया, जो टकराता है तबाह हो जाता है। तुमने मुझे पुलिस के बारे में नहीं बताया, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, वो शख्स रहम की भीख मांगने लगा। तुम्हें अपनी बकरी की फिक्र है ना? अभी मैं तुम्हें तुम्हारी बकरी के पास पहुंचा देता हूं। खामिस ने कहते हुए झुककर उसे उठा लिया और झोपड़े के अंदर ले जाकर चारपाई पर पटक दिया। बाहर आकर वो एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। चूल्हे पर अभी तक कोयले दहक रहे थे। उसने कुछ कोयले उठाकर झोपड़े की घास फूस की छत पर डाल दिए। चंद सेकंड के बाद ही छत से हल्का हल्का धुआं उठने लगा। खामिस ने जमीन पर पड़ा हुआ मटका उठाकर उसमें बचा कुचा पानी हलक में उंडेला। खाली मटका एक तरफ उछाल दिया और अपने घोड़े के करीब आ गया। घोड़े पर सवार होने से पहले उसने अपनी राइफल उठा ली थी। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा और घोड़े को खेतों में एक तरफ दौड़ा दिया। झोपड़ी में बंधे हुए किसान की चीखें दूर दूर तक उसका पीछा करती रहीं। एक मर्तबा उसने पीछे मुड़कर देखा। झोपड़े की छत से अब शोले उठने लगे थे जो बड़ी तेजी से फैल रहे थे। खामिस अच्छी तरह जानता था कि यह इलाका जागीर में शामिल नहीं था। उन पुलिस वालों का ताल्लुक भी शाहपुर से था। आदमपुर के वाक़े की इत्तला गालिबन सुबह सवेरे ही शाहपुर पहुंच गई थी। पुलिस ने चारों तरफ उनकी तलाश शुरू कर दी थी। वो तो फंस ही गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी जो बच निकला।
हामिस का रुख अब भी कुतुबपुर की तरफ था, लेकिन कुतुबपुर से तकरीबन 1 मील पहले उसने घोड़ा रोक लिया। अभी दिन की रोशनी थी और वो कुतुबपुर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने इधर उधर देखा। एक तरफ एक टूटा फूटा सा मकान नजर आया। मकान खंडर बन चुका था। गालिबन तवील अरसे पहले खेतों की देखभाल के लिए यहां कोई किसान रहता होगा। फिर किसी वजह से यह मकान छोड़ दिया गया था, जो अब खंडर बन चुका था। वो घोड़े से उतर गया। उसके ख्याल में शाम का वक्त इस खंडर में गुजारा जा सकता था। उसने घोड़े को छड़ियां मारकर एक तरफ भगा दिया और खुद खंडर में आ गया। दीवार के करीब जगह साफ करके वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अब उसे अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दों की लहरें सी उठती हुई महसूस होने लगी थीं। पुलिस वालों ने उसे राइफलों के बटों से मारा था। उस वक्त जोश और जुनून में उसे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब तकलीफ बढ़ती जा रही थी। हामिस ने तकलीफ पर काबू पाने के लिए अपने दांत सख्ती से भींच रखे थे। उसकी आंखें भी बंद थीं, लेकिन चंद मिनट बाद हैरत अंगेज तौर पर उसकी तकलीफ कम होने लगी। अब उस पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। वो जागते रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद का खुमार बढ़ता चला गया और कुछ ही देर बाद वो खर्राटे ले रहा था। तुम लोग समझते थे कि शायद हमें धोखा देने में कामयाब हो जाओगे, गोपाल ने बारी बारी उन सब की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग जैसे ही सब्जी मंडी के सामने से रेड़े से उतरे थे, मुझे खबर हो गई थी। अगर मैं चाहता तो तुम लोगों को वहीं खत्म कर दिया जाता, लेकिन मैंने अपने आदमियों को तुम्हारी निगरानी का हुक्म दिया, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते थे कि तुम लोग कहां जाते हो और यहां तुम्हारे हमदर्द कौन हैं। फोन पर मुझे तुम्हारे बारे में मुसलसल खबरें मिल रही थीं कि तुम लोग किस तरफ जा रहे हो। मैं तुम लोगों से पहले ही इस कच्ची बस्ती के बाहर सड़क पर पहुंच गया था, और जब तुम लोग बस्ती में दाखिल हुए थे तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि तुम लोग कहां जा रहे हो। मेरा ख्याल है कि मैंने तुम लोगों को इत्मीनान से बैठकर सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। वो खामोश होकर एक बार फिर बारी बारी सबकी शक्लें देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो। क्या चाहते हो मुझसे? जरियाब ने कहा। वो उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल रखना चाहती थी ताकि वो कुंदन की तरफ ध्यान न दे सके। मामला एक जागीर का है, गोपांग ने जवाब दिया, और तुम जानती हो ऐसे मामलों में छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। और फिर तुम तो बहुत बड़े राज से वाकिफ हो चुकी हो, एक ऐसा राज जिसका इंकिशाफ रकील शाह की बरसों की रियासत पर पानी फेर सकता है। रकील शाह हर कीमत पर तुम्हें अपने कब्जे में देखना चाहता है, ताकि उस राज को राज ही रखा जा सके जिससे तुम आगाह हो चुकी हो। देखो मिस्टर गोपांग, जरियाब ने कहा, तुम्हारा रकील शाह परले दर्जे का अहमक आदमी है। वो जमाने बीत गए जब किसी जागीरदार या हुक्मरान को कत्ल करके उसकी रियासत पर कब्जा कर लिया जाता था। इस जदीद दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। आजकल तो 100 गज के एक प्लॉट पर कब्जा करने के लिए भी 20 मरहलों से गुजरना पड़ता है। रकील शाह इतनी बड़ी जागीर पर कैसे कब्जा कर लेगा? तुम रकील शाह को नहीं जानती। उसकी लुगत में नामुमकिन का लफ्ज नहीं है। थोड़े ही अरसे की बात है, उसके बाद तुम देखोगी कि इस जागीर पर रकील शाह का कब्जा होगा, जायज और कानूनी कब्जा जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर रजमक की तरफ देखते हुए बोला, वैसे सुना है तुम्हारा ये साथी बहुत बहादुर है। यह है कौन? मेरा एक दोस्त और जागीर का वफादार, जरियाब ने जवाब दिया। इन जैसे लोगों के होते हुए जागीर पर कब्जे का रकील शाह का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। यह तुम्हारी भूल है, गोपांग ने हल्का सा कहका लगाया। वैसे बहादुरी में तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने खामिस जैसे आदमी को भागने पर मजबूर कर दिया था। वो अपनी उस शिकस्त पर बहुत शर्मिंदा है और तुमसे इंतकाम लेने के लिए बेचैन भी है। वो तुम्हारी ही तलाश में आदमपुर की तरफ गया हुआ है। अगर तुम उसके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हारी बोटियां तक नोच डालेगा। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। उसने जिंदगी में पहली बार शिकस्त खाई है, और वो भी एक औरत से। तुम उसकी झुंझुलाहट का अंदाजा लगा सकती हो। खामिस वाकई दरिंदा है, जरियाब ने दांत किचकिचाते हुए कहा। कुछ रात पहले उसने जो कुछ भी किया है वो उस जैसा दरिंदा ही कर सकता था। ओह, गोपांग चौंक गया। तो उस रात तुम आदमपुर में मौजूद थी? हाँ, जरियाब ने जवाब दिया। शाहपुर की पुलिस उसकी तलाश में है।
مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ رکھیل شاہ بھی اسے نہیں بچا سکے گا۔ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گوپانگ بولا، خامس آج کسی وقت درویش پور پہنچنے والا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ قطب پور پہنچ گیا ہو۔ اسے جب معلوم ہوگا کہ تم ہمارے قبضے میں ہو تو وہ یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائے گا، لیکن میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ رکھیل شاہ تمہیں اور ان دونوں حسین لڑکیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ رکھیل شاہ خوبصورت لڑکیوں کا دیوانہ ہے، اور تم تینوں کو دیکھ کر تو اس کی بانچھیں کھل جائیں گی۔ وہ ایک بار پھر کندن اور خوشنما کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی باتوں سے دریافت کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ کندن کو پہچان نہیں پایا تھا۔ 10 سال پہلے اس نے کندن کو دیکھا بھی ہوگا تو اس طویل عرصے میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی، اور پھر کندن اس وقت مختلف حلیے میں تھی۔ اطمینان رکھو مسٹر گوپانگ، زرمق نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ رکھیل شاہ جیسے گھٹیا اور بدماش آدمی کو ان لڑکیوں کے سلسلے میں خوش ہونے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ ایسا موقع آنے سے پہلے ہی اسے موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ اگر تم لوگ ایک موقع پر خامس کی پٹائی کر چکے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکھیل شاہ کو بھی نیچا دکھا سکو گے۔ رکھیل شاہ کیا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گوپانگ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اپنے ساتھی کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، کوبی لے چلو انہیں۔ کوبی نے انہیں رائفل سے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے خراہٹ نکلی، باہر نکلو، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ رک جاؤ، رزمق دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ گوپانگ اور کوبی نے بیک وقت دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ رزمق نے ایک گھسا پٹاسن نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور وہ اس میں 100% کامیاب رہا۔ رزمق نے بڑی تیزی سے اچھل کر کوبی کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا۔ جھٹکا دیتے ہی رائفل اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، رزمق چیخا۔ اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کر دونوں کو رائفل کی زد پر لے لیا تھا۔ اس دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، دونوں ہاتھ سر سے اوپر دیوار پر ہونے چاہیے۔ تم لوگ بچ کر نہیں جا سکو گے، اس بستی کو چاروں طرف سے میرے آدمیوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے، گوپانگ نے خراتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو تم دونوں میرے گھیرے میں ہو، رزمق نے کہا۔ جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس نے انگلی ٹریگر پر رکھ لی۔ گوپانگ دانت کے چچاتا ہوا دیوار کی طرف مڑ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر دیوار پر ٹکا دیے تھے۔ کوبی نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ رزمق نے کندن اور زریاب کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں آگے بڑھ کر گوپانگ اور کوبی کی جیبیں تھپ تھپانے لگی۔ گوپانگ کی جیب سے ایک آٹومیٹک پستول، دوسری جیب سے ایک کارڈلیس ٹیلی فون اور کوبی کی جیب سے ایک چاقو برآمد ہوا تھا۔ یہ تینوں چیزیں انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ اس مکان میں پہلے سے موجود مجہول سا آدمی ایک کونے میں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ رزمق نے اسے رسیاں لانے کو کہا تو وہ آنگن میں پڑی ہوئی 2 ٹوٹی ہوئی چارپائیوں کی رسیاں نکال لایا۔ رزمق نے رائفل کندن کو تھما دی اور خود گوپانگ اور کوبی کو رسیوں سے باندھنے لگا۔ چند منٹ بعد ہی وہ دونوں رسیوں سے بندھے فرش پر پڑے تھے۔ کیوں گوپانگ؟ رزمق اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، گوپانگ غرایا۔ تمہیں دنیا کے کسی کونے میں رکھیل شاہ سے پناہ نہیں ملے گی، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ فی الحال تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، رزمق نے کہا۔ فکر مت کرو، تمہیں زیادہ دیر تک یہاں بندھے نہیں رہنا پڑے گا۔ میں رکھیل شاہ کو فون کر دوں گا، وہ آ کر تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ وہ لوگ کمرے سے باہر آ گئے۔ رزمق نے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈا لگا دیا تھا۔ رائفل اس نے صحن کے کونے میں بنے ہوئے غسل خانے میں پھینک دی۔ رزمق کے خیال میں رائفل ساتھ لے جانا مناسب نہیں تھا۔ تمہارا اس شہر میں کوئی اور رشتہ دار ہے یا نہیں؟ رزمق نے اس مجہول سے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ غریب آباد میں میرے تایا رہتا ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اس شخص نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اپنے تایا کے پاس چلے جاؤ اور 2-4 دن تک گھر سے باہر مت نکلنا ورنہ مارے جاؤ گے، رزمق نے کہا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ گلی میں چند ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے مجہول سے شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر دروازے سے باہر نکالا۔ وہ شخص گلی میں بائیں طرف مڑ گیا۔ رزمق نے مڑ کر زریاب وغیرہ کو اشارہ کیا اور ان سے پہلے خود دروازے سے باہر نکل آیا۔ زریاب، کندن اور خوشنما بھی باہر آ گئی تو چاروں گلی میں دائیں طرف مڑ گئے۔ وہ تنگ اور گندی گلیوں میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ جلد سے جلد اس کچی بستی سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ اس لباس سے بھی جلد سے جلد نجات حاصل کرنا ضروری تھا۔ یہ لباس اب ان کی شناخت بن گیا تھا اور اب وہ کسی کی نظروں میں بھی آ سکتے تھے۔
गलियों में लोगों की आमद और रफ्त जारी थी। बाज लोग मुड़ मुड़ कर उनकी तरफ देख रहे थे। वो गलियों में घूमते हुए आबादी की पिछली तरफ निकल गए। कहां जा रहे हो रज़मख? कुंदन ने उसे रोक कर पूछा। अभी कोई मंजिल मेरे सामने नहीं है, रज़मख ने जवाब दिया। इस शहर में मेरा एक जानने वाला रहता तो है, लेकिन मुझे उसके घर का पता नहीं है। हाँ, स्कूल मास्टर जरखन ने तुम्हें कोई पता बताया था? उसने अपने बेटे का नाम बताया था। वो कॉलेज में प्रोफेसर है, लेकिन क्या इन हालात में वहां जाना मुनासिब होगा? मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। हमें सिर्फ चंद घंटों के लिए पनाह चाहिए। इस दौरान मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगा तो हम वहां से निकल जाएंगे, रज़मख ने जवाब दिया। उसके बेटे का नाम बदरान है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है, कुंदन ने जवाब दिया। मेरे साथ आओ, गवर्नमेंट कॉलेज यहां से ज्यादा दूर नहीं है, रज़मख ने कहा, और वो चारों तेज तेज कदम उठाते हुए एक तरफ चलने लगे। तकरीबन 20 मिनट बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज के सामने पहुंच गए। रज़मख ने उन तीनों लड़कियों को दूर ही रोक दिया और खुद तेज तेज कदम उठाता हुआ गेट की तरफ चल पड़ा। कॉलेज के तलबा की आमद और रफ्त जारी थी। चौकीदार एक तरफ कुर्सी पर बैठा आते जाते लड़कों और लड़कियों को घूर रहा था। लाला, रज़मख उसके करीब पहुंचकर बोला, इस कॉलेज में बदरान नाम के एक प्रोफेसर हैं, मुझे उनसे मिलना है। मैं बहुत दूर से आया हूं। प्रोफेसर बदरान? चौकीदार कुर्सी से उठते हुए बोला। यार, तुम इधर मेरी जगह पर बैठो, मैं प्रोफेसर साहब को बता कर आता हूं। रज़मख कुर्सी पर बैठने के बजाय गेट के आसपास टहलता रहा। वो बार बार उस तरफ देख रहा था जहां लड़कियों को छोड़ा था। कॉलेज की दीवार के साथ साथ बाहर की तरफ तकरीबन 10 फुट चौड़ा लॉन था, जिसके आगे तकरीबन 3 फुट ऊंची गार्डिना की बाड़ थी। कुंदन वगैरह उस बाड़ के पीछे लॉन में बैठ गई थी। इस तरह उन्हें सड़क की तरफ से नहीं देखा जा सकता था। रज़मख किसी कदर मुतमईन सा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद चौकीदार के साथ एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। वो एक खूबरू आदमी था। सफेद जूते, सफेद पैंट और सफेद शर्ट उसकी गोरी रंगत पर खूब जच रही थी। उसने करीब आकर रज़मख से हाथ मिलाया और अजनबी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। रज़मख उसे हाथ से पकड़कर एक तरफ ले गया और सरगोशियों में उसे अपने और कुंदन के बारे में बताने लगा। आकाजादी कहाँ है? बदरान ने उसके खामोश होने पर पूछा। उसके लहजे में इस्तराब था। वो लॉन में बैठी हैं, रज़मख ने इशारा किया। 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूं, बदरान कहते हुए तेज तेज कदम उठाते हुए दोबारा गेट में दाखिल हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई थी। उसके हाथ में किसी गाड़ी की चाबियां थीं। वो रज़मख के साथ लॉन में आ गया। रज़मख ने इशारे से बताया कि कुंदन कौन है। उसने खुशनुमा और ज़रियाब का तारुफ भी करवा दिया था। आपको जो तकलीफें उठाना पड़ रही हैं, मैं इस पर अफसोस का इजहार कर सकता हूं आकाज़ादी। बदरान ने कुंदन को सलाम करने के बाद कहा, यह हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें आपकी खिदमत का मौका दिया है। बाबा आपको देखकर बहुत खुश होंगे। जरकुन बाबा कैसे हैं? 3-4 रोज पहले उनसे मुख्तसर मुलाकात हुई थी। तफसील से बात करने का मौका नहीं मिल सका था, कुंदन ने कहा। बाबा ने जिक्र किया था, बदरान बोला। आप लोग यहीं पर तशरीफ रखिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे जाकर कॉलेज की दीवार के दाएं तरफ मुड़ गया। उस तरफ पार्किंग एरिया था जहां कारें, मोटरसाइकिलें और साइकिलें वगैरह खड़ी थीं। वो नीले रंग की एक कार में बैठ गया और उसे स्टार्ट करके पार्किंग एरिया से निकालकर गेट की तरफ ले आया। रज़मख और कुंदन वगैरह कार के करीब आ गए। तीनों लड़कियां पिछली सीट पर बैठ गईं और रज़मख आगे पैसेंजर सीट पर। बदरान कार को सड़क पर ले आया और उसे तेजी से एक तरफ दौड़ा दिया। तकरीबन 40 मिनट बाद कार एक कुशादा गली में एक मकान के सामने रुक गई। बदरान ने इंजन बंद कर दिया और नीचे उतरकर मकान का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुलने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी जिसने गोद में 6-7 माह का एक बच्चा भी उठा रखा था। बदरान ने मुड़कर इशारा किया और रज़मख वगैरह कार से उतरकर मकान में दाखिल हो गए। बदरान ने दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें दाएं तरफ वाले एक कमरे में ले गया। ये एक कुशादा कमरा था। फर्श पर सुर्ख दरी बिछी हुई थी और औसत दर्जे का फर्नीचर था। आप लोग तशरीफ रखिए, मैं बाबा को बताता हूं, बदरान कहते हुए कमरे से निकल गया। वो औरत भी उसके साथ ही चली गई थी। बदरान ने अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो कौन थी, लेकिन कुंदन को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा था। कुछ ही देर बाद जरकुन कमरे में दाखिल हुआ। वो कुंदन को देखकर बहुत खुश हो गया था।
اس نے پیار سے کندن اور دوسری دونوں لڑکیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ آقا زادی، وہ کندن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زہر نصیب، آج تو اس گھر کے بھاگ جاگ اٹھے ہیں، ہمیں آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ تمہاری آقا زادی کے بھاگ سو رہے ہیں زرقن بابا، کندن نے کہا۔ اسے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی پھر رہی ہے۔ ہم چند گھنٹے یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، کوئی اور پناہ گاہ مل جائے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے دکھ اور مسائل اس گھر کا بھی راستہ دیکھ لیں۔ میں قسمت پر یقین رکھتا ہوں آقا زادی، زرقن نے جواب دیا۔ ہمارے بارے میں کوئی بات ذہن میں نہ لائیے، میرے خیال میں میرا یہ غریب خانہ آپ کے لیے محفوظ ہے۔ جب تک کوئی مناسب بندوبست نہیں ہو جاتا آپ یہیں رہیے۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر بولا، یہ باتیں تو بعد میں اطمینان سے ہو جائیں گی، پہلے آپ کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے جوہی کو نہیں پہچانا؟ یہ میری وہی بیٹی ہے جو بچپن میں ایک دو مرتبہ میرے ساتھ سندس محل میں آئی تھی۔ اس نے دروازے میں کھڑی ہوئی خوبصورت عورت کی طرف اشارہ کیا جس نے گود میں بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے پہچان لیا ہے، کندن مسکرائی۔ جوہی بیٹے، زرقن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاؤ بچے کو مجھے دے دو اور تم مہمانوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جی بابا۔ جوہی نے آگے بڑھ کر بچے کو زرقن کے حوالے کر دیا اور خود باہر نکل گئی۔ میں کالج جا رہا ہوں بابا، پروفیسر ظہور کی گاڑی واپس کر کے آتا ہوں، بدران نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ذرا تم جلدی واپس آ جانا۔ بدران باہر چلا گیا۔ زرقن رزمق سے باتیں کرنے لگا۔ رزمق زریاب کے بارے میں اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہماری وجہ سے یہ بھی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ رکھیل شاہ کو ابھی تک آقا زادی کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ ہے۔ اسے صرف زریاب کی تلاش ہے جو اس کی گھناؤنی سازش سے واقف ہو چکی ہے۔ ہمارے بارے میں وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ہم اس کے ہمدرد ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ہمیں بھی ختم کر دینا چاہتا ہے، لیکن اگر اسے آقا زادی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ جاگیر کی وارث زندہ ہے تو وہ شاید زریاب کو بھول کر اپنی تمام تر قوت آقا زادی کو تلاش کرنے میں صرف کر دے۔ رکھیل شاہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، زرقن نے کہا۔ وہ زہریلا سانپ ہے، اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے، رزمق نے کہا۔ جاگیردار اس کی قید میں ہے، ہم جلد سے جلد جاگیردار کو اس کی قید سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ ہمیں شبہ ہے کہ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو رکھیل شاہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ زرقن نے کہا۔ پولیس؟ زرقن نے گہرا سانس لیا۔ جب قانون کے محافظ اپنی قیمت وصول کر لیں تو کسی کا جان و مال محفوظ نہیں رہتا۔ پولیس رکھیل شاہ کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے۔ ہماری طرف سے ایک کوشش ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں بنجان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نہیں زرقن بابا، پولیس اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جاگیردار کو اس درندے کی قید سے رہائی دلانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جاگیردار کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زرقن کوئی جواب دیتا، جوہی نے کمرے میں داخل ہو کر بتایا کہ ناشتہ تیار ہو چکا ہے، دوسرے کمرے میں آ جائے۔ وہ لوگ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ جوہی نے مختصر وقت میں بڑا اہتمام کر لیا تھا۔ کندن نے جوہی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ جوہی کے ساتھ تو بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے آقا زادی، جوہی کے بجائے زرقن نے کہا۔ کئی سال پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی، بڑی پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشیاں زیادہ دن نہیں رہی۔ 8 مہینے پہلے اس کا شوہر دونوں بڑے بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا، اینٹوں سے لدے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے ان تینوں کو کچل دیا۔ یہ بچہ اپنے باپ کے انتقال کے 1 ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ خدا اسے سلامت رکھے، وہ بچے کا منہ چومنے لگا۔ بڑا افسوس ہوا، کندن نے افسردہ سے لہجے میں کہا، اور جوہی کی طرف دیکھنے لگی جس کی آنکھیں اس تذکرے پر بھیگ گئی تھیں۔ اچانک ہی رزمق کو گوپانگ اور اس کے ساتھی گوبھی کا خیال آ گیا جنہیں وہ بنجان والے مکان میں باندھ آئے تھے۔ بابا آپ کے پاس ٹیلی فون ہے یا نہیں؟ اس نے زرقن سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیلی فون کارڈ لیس سیٹ لے آیا۔ رکھیل شاہ کا نمبر معلوم ہے؟ رزمق نے اس سے کارڈ لیس لیتے ہوئے پوچھا۔
हाँ, जरकुन ने सर हिलाते हुए उसे नंबर बता दिया। रजमक ने सेट ऑन कर दिया और बटन दबाकर नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। कॉल एक लेडी ऑपरेटर ने रिसीव की थी। रखेल शाह से बात कराओ, रजमक ने बारोब लहजे में कहा। कौन सा बात करेंगे? दूसरी तरफ से पूछा गया। रजमक मेरा नाम है। रखेल शाह मुझे जाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन जागीरदार नमरान का हवाला दोगी तो वह बात करने से इनकार नहीं करेगा। होल्ड करें प्लीज। और फिर एक भारी बरदाना आवाज सुनाई दी। यस, रखेल शाह स्पीकिंग। ऑपरेटर ने शायद तुम्हें मेरा नाम नहीं बताया, या फिर तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं हो, रजमक ने कहा। यह दुरुस्त है, मैं तुम्हारे नाम से वाकिफ नहीं हूं, या हो सकता है यह नाम मेरे जहन में ना हो। बहरहाल, कौन हो तुम? रखेल शाह ने कहा। मेरा ख्याल दुरुस्त था, रजमक ने कहा। तुम्हें अपने आदमियों का होश नहीं तो दूसरों के बारे में क्या जानते होगे? तुम पर तो सिर्फ जरियाब का भूत सवार है। कौन हो तुम? रखेल शाह की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। जरियाब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं जरियाब का मुहाफिज हूं, उसे अब तक तुम्हारी जुल्म से बचाए हुए हूं। लेकिन तुम कैसे आदमी हो कि अपने गुर्गों के बारे में कुछ नहीं जानते? रजमक ने कहा। क्या कहना चाहते हो? रखेल शाह बोला। तुम्हारे असिस्टेंट गोपांग अपने गुर्गे कोबी के साथ जरियाब को पकड़ने के लिए बंजान के घर गया था। बंजान के बारे में भी नहीं जानते तो यह भी बता दूं कि वो जागीरदार का वफादार तुम्हारे दफ्तर का मुलाजिम है, जिसे 2-3 रोज पहले उस वैशी खामिस ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। गोपांग उस घर में जरियाब को पकड़ने गया था, लेकिन तकरीबन 2 घंटों से वहां अपने साथी के साथ रस्सियों से बंधा पड़ा है। मैं अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उन दोनों को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन इस मर्तबा उन्हें जिंदा तोहफे के तौर पर तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हो सकता है अगली मर्तबा तुम्हें उनकी लाशें ही मिले। अब मैं समझ गया तुम कौन हो रजमक, रखेल शाह की आवाज सुनाई थी। रखेल शाह अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा और जरियाब का पीछा करूंगा। तुम लोग जिंदा नहीं बच सकोगे। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है रखेल शाह, रजमक ने कहा। और तुम ये भी जानते हो कि बचाने वाला मारने वाला से ज्यादा ताकतवर है। बहरहाल, तुम गोपांग को वहां से ले आओ। तुमसे बाद में बात होगी, बल्कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन रजमक ने फोन बंद कर दिया। क्या रखेल शाह को यह सब कुछ बताना जरूरी था? जरियाब ने कहते हुए सवालिया नजरों से देखा। हाँ, रजमक ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मैं उसे यह तासुर देना चाहता हूं कि अब हम कमजोर नहीं हैं और डटकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं, जरियाब ने कहा। जब तक हमें कोई मजबूत सहारा नहीं मिलता, उस वक्त तक हम रखेल शाह को चैलेंज नहीं कर सकते। तुम्हें रखेल शाह के वसाइल का बखूबी अंदाजा होगा। यहाँ की पुलिस उसके कब्जे में है। उसे पता चल गया कि हम इसी शहर में हैं, तो वो हमारी तलाश में शहर का कोना कोना छान मारेगा। हमारे लिए जरूरी है कि सबसे पहले जागीरदार का सुराग लगाया जाए, उसके बाद ही हम रखेल शाह के गुर्गों के बारे में सोच सकेंगे। जागीरदार की तलाश हमारा सबसे बड़ा अहम मकसद है, रजमक ने कहा। हम दरवेशपुर में आ गए हैं। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही उन्हें तलाश कर लेंगे। हमें यहाँ चंद ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि बदरान भी वापस आ गया। वो 2 टोकरियों में बहुत से फल लाया था। जूही ने फल प्लेटों में सजाकर उनके सामने रख दिए। बदरान भी अब उनकी बातों में शामिल हो गया था। हमें शीरान नामी एक आदमी को तलाश करना है। मुझे बताया गया है कि उसके पास बाबा की कुछ अहम दस्तावेजात हैं। अगर हमें शीरान के बारे में पता चल जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, कुंदन ने कहा। शीरान, जरकुन सोचने वाले अंदाज में बोला। जब मैं सुंदस महल आया जाया करता था तो उस शख्स से मेरी 1-2 मुलाकातें हुई थीं, लेकिन तवील अरसे से मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। सुना है वो इसी शहर में है, कुंदन ने कहा। बाबा को तलाश करने के साथ साथ हमें शीरान को भी तलाश करना है। अगर शीरान इसी शहर में है तो उसे तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मेरे कुछ दोस्त यहां मौजूद हैं, उनमें से कोई ना कोई उसे जरूर जानता होगा, बदरान ने जवाब दिया। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। बदरान ने करीब पड़ा हुआ कॉर्डलेस उठाया और बटन ऑन करके बातें करने लगा। क्या? वो उछल पड़ा। उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया था। वो कुछ देर तक फोन पर बातें करता रहा, फिर उसने फोन बंद कर दिया और रजमक की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे से बेपनाह तशवीश का इजहार हो रहा था।
بابا بہت برا ہوا۔ رزمک بھائی، آپ نے رکھیل شاہ کو فون کیا تھا؟ دوسرا جملہ اس نے رزمک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں فون تو کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ رزمک کے بجائے زرخن نے جلدی سے کہا۔ بابا، رکھیل شاہ نے ہمارا فون ٹریس کر لیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے آدمی ہمارے گھر تک پہنچ چکے ہوں گے، بدران نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ رزمک بیٹے، اب ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ ابھی زرخن کا جملہ پورا ہی ہوا تھا کہ گھر کے دروازے کو زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ بابا، آپ ان سب کو لے کر اخبی دروازے سے نکل جائیے اور کسی محفوظ جگہ پہنچا دیجیے۔ میں یہیں رکوں گا اور کچھ دیر تک رکھیل شاہ کے آدمیوں کو الجھانے کی اور روکنے کی کوشش کروں گا۔ بدران نے تیزی سے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ باہر سے دروازہ اور بھی زیادہ زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا تھا۔ کوئی آدمی زور زور سے پروفیسر بدران کو دروازہ کھولنے کی ہدایت دے رہا تھا اور نہ کھولنے کی صورت میں نقصان کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ زرخون اپنی بیٹی جوہی اور رزمک وغیرہ کو مکان کے اخبی دروازے کی طرف لے کر چل پڑا تھا۔ دروازہ کھولو پروفیسر بدران، دروازہ کھولو ورنہ ہم اسے توڑ دیں گے۔ باہر سے ایک چیختی ہوئی بھاری آواز سنائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر کسی چیز سے زور زور سے ضربیں لگائی جانے لگیں۔ زریہ رک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جوہی کا چہرہ خوف کی شدت سے سرسوں کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لپٹا رکھا تھا۔ بوڑھا زرخن اسے بازو سے پکڑے پچھلے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ زرخن بابا، رزمک نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ان لڑکیوں کو لے کر کسی طرف بھی نکل جاؤ۔ بدران مکان میں اکیلا ہے، میں اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں، بعد میں ہم تم لوگوں کو تلاش کر لیں گے۔ نہیں بیٹا، زرخن جلدی سے بولا، بدران انہیں کچھ دیر کے لیے تو روک ہی لے گا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ اگر میں اکیلا ہوا تو شاید ان لڑکیوں کی حفاظت نہ کر سکوں گا، لیکن بدران اکیلا ہے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ اگر آقازادی کی سلامتی کے لیے اس کی جان بھی کام آ جائے تو مجھے خوشی ہوگی، تم انہیں لے کر تیزی سے چلو۔ رزمک دل ہی دل میں تڑپ اٹھا۔ کیسی وفا تھی اس بوڑھے کے دل میں۔ اپنی آقازادی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کے واحد سہارے اپنے بیٹے کو ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ مکان کا دروازہ غالباً ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اب ضربوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کے برعکس شور سنائی دے رہا تھا اور پھر فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بوڑھا زرخن حیرت انگیز طور پر تیزی سے چل رہا تھا۔ چاروں لڑکیاں اس کے پیچھے تھیں اور رزمک سب سے آخر میں۔ وہ کئی تنگ گلیوں میں گھومنے کے بعد ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ زرخن نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند سیکنڈز کے بعد دروازہ کھل گیا اور وہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ کھولنے والا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اب اس کے اس طرح اندر آ جانے پر وہ کچھ بدحواس سا ہو گیا، لیکن پھر اس نے زرخن اور جوہی کو پہچان لیا۔ کیا بات ہے زرخن، تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟ اور یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سب کچھ بتا دوں گا سارنگ، زرخن نے اپنے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ پہلے اندر چلو اور یہ دروازہ بند کر دو۔ یہ بھی اچھا ہے کہ کسی نے ہمیں مکان میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اندر چلو۔ سارنگ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ رکھیل شاہ کے آدمی تھے جو زریاب اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں آئے تھے۔ وہ دروازہ توڑ کر گھر میں گھس آئے۔ بدران نے مزاحمت کی تو انہوں نے اسے مارا پیٹا، گھر کا سارا سامان توڑ پھوڑ دیا اور فائرنگ کرتے رہے۔ بدران کو ادموا کر کے گلی میں پھینک دیا اور مکان کو آگ لگا کر بھاگ گئے۔ وہ بدران کو مردہ سمجھ کر پھینک گئے تھے۔ بعد میں لوگوں نے اسے اٹھایا تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، لیکن سنا ہے اس کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ زرخن خاموش بیٹھا رہا، لیکن جوہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا بچہ بھی بلک بلک کر رو رہا تھا۔ زریہ اپنے بچے کو لے لیا اور کندن جوہی کو دلاسا دینے لگی۔ مجھے افسوس ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، لیکن یقین کرو ان ظالموں کو ایک نہ ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ جوہی بڑی مشکل سے اپنے حواس پر قابو پا سکی تھی۔ اس نے زریاب سے بچے کو لیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ رزمک زرخن کی طرف دیکھ رہا تھا جو خاموش بیٹھا خلا میں گھور رہا تھا۔ اس کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی نہیں تھی۔ اس جھریوں بھرے بوڑھے چہرے پر عزم تھا، حوصلہ تھا، ہر طوفان سے ٹکرا جانے والا عزم اور حوصلہ۔ پروفیسر بدران نے اسی روز ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ بوڑھے باپ اور بیوہ بہن کا سہارا چھن گیا تھا، لیکن مرنے والا ایثار و وفا کی مثال قائم کر گیا تھا۔ بوڑھے زرخن کا سر اپنی آقازادی کے سامنے فخر سے بلند ہو گیا تھا۔
बेटे को वफा की राह पर कुर्बान कर देने के बाद वो खुद भी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। मकान की आतिशज़दगी और बदरान के कत्ल से इतना जरूर हुआ था कि कानून इस दहशतगर्दी की तरफ मुतवज्जे हो गया था। ये सब कुछ एक ही रोज और एक ही शहर में हुआ था। जब जरकुन के मकान पर हमला हुआ तो वो मंजर इलाके के 20 लोगों ने देखा था। हमला आवरों ने न सिर्फ मकान में तोड़फोड़ की थी, बल्कि लोगों के सामने बदरान को भी मार मार कर अधमुआ कर दिया था। मकान को आग लगा दी थी। हमलावर चीख चीख कर कह रहे थे कि वो रखेल शाह के आदमी हैं और दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इलाके की पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अखबारात ने उसे खुली दहशतगर्दी करार देते हुए रखेल शाह के खिलाफ आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया था। रज़मक वगैरह तकरीबन एक हफ्ते तक सारंग के घर में छुपे रहे। इस दौरान वो न सिर्फ अखबारात बल्कि सारंग के जरिए भी सूरत हाल से आगाह हो रहे थे। उन्हें यह पता चल गया था कि पुलिस के पास अफसरान इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो अफसरान थे जो रखेल शाह के नमकखार और कानून से ज्यादा रखेल शाह के मफादात की हिफाजत करते थे। ज़रियाब जानती थी कि वो हमेशा के लिए इस तरह छुप कर नहीं बैठे रह सकते। वो ये भी जानती थी कि अगर खामोशी इख्तियार कर ली गई तो पुलिस के राशि और बेज़मीर अफसरान इस मामले को दबाने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि वो कानून को उन दरिंदों के खिलाफ पूरी तरह हरकत में लाना चाहती थी और ये काम घर में छुपे रहने से नहीं हो सकता था। बिलाखिर उसने खुद भी हरकत में आने का फैसला कर लिया। उसने शहर के सबसे बड़े अखबार के एडिटर के नाम खत लिखा, जिसमें प्रोफेसर बदरान के कत्ल और मकान को नजर आतिश किए जाने का पस मंजर तफसील से बयान किया। उस बयान में उसने रखेल शाह पर इल्जाम लगाया कि जागीर पर कब्जा करने के लिए उसने जागीरदार नबरान को अपना कैदी बना रखा है। अगर जागीर के तमाम कागजात उसके कब्जे में होते तो वो जागीरदार को ठिकाने लगा चुका होता। खत मुकम्मल करने के बाद ज़रियाब ने उसे 2-3 मरतबा पढ़ा और फिर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। और फिर जब उसने खुद अखबार के दफ्तर जाने का इरादा जाहिर किया तो रज़मक आड़े आ गया। खुद जाने की क्या जरूरत है, वो कहने लगा। अखबार के दफ्तर में दरवाजे के करीब ही एक लेटर बॉक्स रखा होता है। लोग अपने खतूत उसमें डाल देते हैं। तुम भी ये खत सारंग को दे दो, वो उस बक्स में डाल आएगा और ये एडिटर तक पहुंच जाएगा। नहीं, ज़रियाब ने नफी में सर हिला दिया। मैं खुद भी अखबार के एडिटर से मिलना चाहती हूं। जो बातें इस खत में नहीं लिख सकी वो ज़बानी बताऊंगी, लेकिन रखेल शाह के आदमी अब भी तुम्हारी तलाश में है। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो जिंदा नहीं बच सकोगी। तुम्हें यह खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, रज़मक ने कहा। रिस्क लिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता, ज़रियाब ने जवाब दिया। हम बाहर थे तो कदम कदम पर उनका रास्ता रोक रहे थे। अब छुपकर अंदर बैठे हैं तो उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी मिल गई है। अगर मामला ठंडा पड़ गया तो बात बिगड़ जाएगी। नहीं रज़मक, मुझे खुद ही जाना होगा। ठीक है, रज़मक ने कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मैं अकेला नहीं जाने दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि तुम। अच्छा ठीक है, ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। हम शाम के वक्त घर से निकलेंगे। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, कुंदन बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली। हम जुलूस की सूरत में कोई मुजाहरा करने नहीं जा रहे, ज़रियाब ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहां घर में रहोगी, अच्छी बच्चियों की तरह, ठीक है। ज़रियाब ने यह बात इस अंदाज में कही थी कि कुंदन मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी और फिर उसने साथ जाने पर इसरार नहीं किया। शाम का अंधेरा फैलने के बाद ज़रियाब और रज़मक घर से निकले। उन दोनों ने लिबास बदल रखे थे। ज़रियाब के कंधे पर उसका बैग लटका हुआ था, जिसमें जागीरदार नमरान के हवाले से चंद ऐसे कागजात थे जिन्हें वो एडिटर के सामने सबूत के तौर पर पेश करना चाहती थी। रज़मक उसके पहलू ब पहलू था। वो मोहतात नजरों से इधर उधर देख रहा था। अखबार के दफ्तर पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी और फिर एडिटर तक रसाई में भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। ज़रियाब ने खत एडिटर के सामने रख दिया। एडिटर जैसे जैसे खत पढ़ रहा था उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। बिलाखिर उसने खत मेज पर रख दिया और ज़रियाब की तरफ देखते हुए बोला, आप कौन हैं और इस मामले से आपका क्या ताल्लुक है। ज़रियाब चंद लम्हे खामोश रही और फिर अपने बारे में बताने लगी कि वो कौन है और जागीर के इस मामले में कैसे मुलव्विस हुई थी। उसने बैग से कुछ कागजात निकालकर उसके सामने रख दिए। एडिटर उन कागजात को देखता रहा, फिर अजीब सी नजरों से ज़रियाब की तरफ देखने लगा। अब आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं रखेल शाह के लिए कितनी अहम हूं, ज़रियाब मुस्कुराते हुए बोली।
मैं उसके चंद ऐसे राज जान चुकी हूं जिनका इंकशाफ उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता है। वो मुझे कत्ल करना चाहता है। उसे सबसे ज्यादा मेरी तलाश है। मेरी तलाश में वो अब तक कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है। चंद रोज पहले आदमपुर में कत्ल गारत भी उसके आदमियों ने की थी। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर बदरान को भी उसके आदमियों ने कत्ल किया है। वो उनसे मेरे बारे में पूछना चाहता था। रकील शाह के गुर्गे अब भी मेरी तलाश में हैं। वो सिर्फ मेरे बारे में जानता है कि मैं उसके बहुत से राजों से वाकिफ हो चुकी हूं, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता चल सका कि 10 साल पहले उसने जागीरदार नमरान की जिस बेटी की इज्जत लूटने के लिए उस पर हाथ डाला और उस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हवेली की दीवार से छलांग लगा दी थी। रकील शाह समझता था कि जागीरदार की बेटी कुंदन मर चुकी है, लेकिन वो अब तक इस हकीकत से बेखबर है कि जागीर की वारिस कुंदन जिंदा है। जब उसे ये पता चलेगा तो वो पागलों की तरह अपने ही बाल नोचने लगेगा और इस शहर में तबाही मचा देगा। वो हर उस लड़की को कत्ल कर देगा जिस पर उसे कुंदन होने का शुबा होगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि ऐसा वक्त आने से पहले आप मेरा यह खत अखबार में शाया कर दें, ताकि हुकूमत के आला अफसरान भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें जो रकील शाह को अपना अंतदाता समझते हैं। मेरा ईमान है कि अगर एक भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर ये मामला अपने हाथ में ले ले और खुदा का खौफ दिल में रखते हुए तहकीकात करे तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। हमारा फर्ज सच्चाई को सामने लाना है, एडिटर ने कहा। मेरा ख्याल है कि आपकी सदाकत के लिए यह सबूत काफी है। उसने मेज पर पड़े हुए कागजात की तरफ इशारा किया। मैं आपका यह खत जरूर शाया करूंगा और रकील शाह जैसे लोगों को बेनकाब करने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। जरिया अब मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई और कुछ ही देर बाद वो रज़मत के साथ अखबार के दफ्तर से बाहर आ रही थी। वो दोनों सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए। अभी चंद ही कदम चले थे कि दो आदमी एक गली से निकलकर अचानक ही सामने आ गए। उनके अंदाज से लगता था जैसे वो पहले से यहां खड़े उनका इंतजार कर रहे हों। वो दोनों उनके दाएं बाएं आ गए। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। उन्होंने अपने अपने पिस्तौल उनके पहलुओं से लगा दिए। खामोशी से चलते रहो, अगर कोई गड़बड़ की तो गोलियों से छलनी हो जाओगे, दाएं तरफ वाले ने कहा। उसके लहजे में भेड़िए जैसी हुर्राहट थी। जरिया के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। उसने गर्दन घुमाकर रज़मत की तरफ देखा। दोनों खामोशी से उनके साथ चलने लगे। कार कुतबाबाद के जिस मकान में दाखिल हुई थी वो आबादी से कतरे हटकर और हवेली की तरह बहुत बड़ा था। गेट में दाखिल होकर कार से उतरते ही दाएं तरफ से लीद की बू उनके नथनों से टकराई। दो आदमी भी कार से उतर आए थे और अब भी उन्हें पिस्तौलों की जद में ले रखा था। हवेली में भी एक आदमी पहले से मौजूद था। वो लोग उन्हें एक कमरे में ले आए थे। ये कौन सी जगह है? तुम लोग हमें यहां क्यों लाए हो और क्या चाहते हो हमसे? जरिया ने एक गनमैन से पूछा। वो सबके सब शक्लों से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। यह तो रकील शाह ही बताएगा कि वो तुमसे क्या चाहता है, उस शख्स ने मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम्हें रकील शाह के सामने पेश करने से पहले गोपांग और खामिस के हवाले किया जाएगा। खामिस तुम्हारे हाथों पैर दर पे शिकस्त खाने के बाद बुरी तरह तिल मिला रहा है। वो जब तक तुमसे अपनी शिकस्त का बदला नहीं लेगा उसे चैन नहीं आएगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बोला, रकील शाह के सारे आदमी पूरे शहर में तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। यह तो हमारी खुशकिस्मती थी कि तुम हमें अखबार के दफ्तर में जाते हुए नजर आ गईं और हम सामने वाली गली में खड़े तुम लोगों का इंतजार करते रहे। खामिस तुम दोनों को देखकर कितना खुश होगा। वो अपने एक साथी की तरफ मुड़ गया। बाबू खामिस को इत्तला दो कि जरियाब और उसका साथी रज़मत हमारे कब्जे में है। वो तुम्हें दरवेशपुर वाले नंबर पर मिलेगा और गोपांग को भी बता देना। मैं अभी फोन करता हूं। वो आदमी कमरे से निकल गया। बैठ जाओ, उस गनमैन ने सोफों की तरफ इशारा किया। खामिस के आने तक हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुम में से किसी ने शरारत करने की कोशिश की तो उसकी खोपड़ी उड़ा देंगे। वो दोनों सोफों पर बैठ गए। उनके दरमियान में 4 फुट का फासला था। दोनों गनमैन उनके सामने खड़े थे। उन दोनों के दरमियान भी तकरीबन 8 फुट का फासला था। उनके साथ आने वाला ड्राइवर बाहर ही था। कुछ देर बाद वो आदमी भी आ गया जो फोन करने गया था। खामिस ने कहा है कि वो 1 घंटे में यहां पहुंच जाएगा, लेकिन उसके आने से पहले रकील शाह को उनके बारे में इत्तला ना दी जाए। उस शख्स ने कहा, ठीक है, रकील शाह को खामिस खुद ही बताएगा। तुम मुझे पानी पिलाओ, बहुत जोर की प्यास लग रही है, गनमैन ने कहा।
और वो शख्स बाहर निकल गया। गनमैन ज़रियाब की तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत हसीन और जवान हो। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें खामिस जैसे दरिंदे के हवाले कभी ना करता। हाँ, वो दरिंदा ही है। वो तुम्हारा जो हश्र करेगा उसका मैं अंदाजा लगा रहा हूं। मुझे ये सब कुछ सोचकर अफसोस हो रहा है। मुझे तुमसे हमदर्दी है। अगर हमदर्दी है तो हमें छोड़ दो, ज़रियाब मुस्कुराते हुए बोली। अब ऐसी हमदर्दी भी नहीं कि तुम्हारी वजह से अपनी गर्दन कटवा लूं, गनमैन ने जवाब दिया। तीसरा आदमी एक जग में पानी लेकर आ गया। उसके दूसरे हाथ में गिलास था। उसने गिलास में पानी उंडेल कर गिलास गनमैन की तरफ बढ़ा दिया। वो पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर गया। ठीक उसी लम्हे बाहर से आहट सुनाई दी। बाबा रुक जाओ, रज़मक बैठे बैठे चीखा। दोनों गनमैन मुड़कर देखने लगे। बार बार का आजमाया हुआ ये नफ्सियाती हरबा एक बार फिर काम आ गया। रज़मक और ज़रियाब ने बैक वक्त उन दोनों पर छलांग लगाई थी। रज़मक ने तो अपने शिकार को काबू कर लिया था, लेकिन ज़रियाब से अंदाजे की जरा सी गलती हो गई थी, जिसके नतीजे में गनमैन को पिस्तौल का ट्रैगर दबाने का मौका मिल गया था। गोली ज़रियाब के सर के करीब से गुजरती हुई उस शख्स की खोपड़ी में बेबस हो गई जो जग के लिए खड़ा था। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। इस मर्तबा ज़रियाब ने गलती नहीं की। उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसके पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर रसीद कर दी। पिस्तौल उस शख्स के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। इससे पहले कि वो शख्स संभलता, ज़रियाब ने लपक कर पिस्तौल उठा लिया। इस दौरान रज़मक भी अपने शिकार पर काबू पा चुका था। खबरदार, ज़रियाब चीखी, अब अपनी जगह से हरकत मत करना। वो दोनों न सिर्फ अपनी अपनी जगह पर रुक गए, बल्कि उन्होंने हाथ भी सर से ऊपर उठा लिए थे। गोली चलने की आवाज सुनकर कार का ड्राइवर भी दौड़ता हुआ अंदर आ गया था। अंदर की सूरत हाल देखकर वो भी बदहवास सा हो गया। चलो, तुम भी उधर खड़े हो जाओ, ज़रियाब ने पिस्तौल से इशारा किया। रज़मक, ज़रियाब उसकी तरफ देखते हुए बोली, पिस्तौल मुझे दो और रस्सियां तलाश करके लाओ। इन दो को बांध दो, एक को हम साथ ले जाएंगे। वो कार के ड्राइवर को धकेलते हुए बाहर आ गए। कार बरामदे के सामने ही खड़ी थी। ज़रियाब, तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं इसे लेकर पीछे बैठ जाता हूं, रज़मक ने कहा। ज़रियाब ने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। रज़मक उस शख्स को लेकर पीछे बैठ गया। पिस्तौल की नाल रज़मक ने उस शख्स के पहलू में गाड़ रखी थी। कार उस मकान से निकलकर आबादी की मुखालिफ सम्त में दौड़ने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो नवा में वाक़ पहाड़ियों पर पहुंच गए। उन छोटी सरसब्ज पहाड़ियों पर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ज़रियाब अपने कार एक ऐसी सड़क पर मोड़ दी जहां कुछ दूर आगे जाकर आबादी खत्म हो गई थी। मजीद आधा घंटा ड्राइव करने के बाद उसने कार सड़क से हटाकर एक चट्टान के पीछे रोक ली। मेरा ख्याल है यह जगह मुनासिब रहेगी, ज़रियाब ने इंजन बंद करते हुए कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। हाँ, बहुत मुनासिब जगह है। ज़रमक भी उस शख्स को पिस्तौल की जद पर लेकर नीचे उतर आया। वो शख्स खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ तारीकी थी। सामने नशेब में शहर की जगमगाती हुई रोशनियां नजर आ रही थीं। तो तुम लोग मुझे यहां क्यों लाए हो? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? उस शख्स का लहजा भी खौफ से थरथरा रहा था। तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर तुमने ठीक जवाब दिया तो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर जवाब ना दिया तो तुम्हें इस खट में धकेल दिया जाएगा। क्या पूछना चाहते हो? रखेल शाह के पास कब से हो? 2 साल से। तब तो तुम्हें मालूम होगा, ज़रिया बोली। रखेल शाह ने जागीरदार नमरान को कहां छुपा रखा है? मुझे नहीं मालूम, वो शख्स बोला। जागीरदार के बारे में सिर्फ 3 आदमी जानते हैं, खुद रखेल शाह, गोपांग और खामिस। उनके अलावा कोई नहीं जानता। उसने उसके मुंह पर घूसा रसीद कर दिया। वो शख्स चीखता हुआ लड़खड़ाया। उसे संभलने का मौका दिए बगैर रज़मक ने उस पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। वो शख्स तकरीबन आधे घंटे तक पिटता रहा, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि जागीरदार नमरान के बारे में उन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता। मेरा ख्याल है ये वाकई कुछ नहीं जानता, रज़मक उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला। तो फिर चलो, अब हमें वापस चलना चाहिए। कुंदन, खुशनुमा और जरखुन बाबा परेशान हो रहे होंगे। इस शख्स को गाड़ी में डाल दो, रास्ते में किसी जगह फेंक देंगे। रज़मक ने उस शख्स को कार की पिछली सीट पर डाल दिया और खुद भी उसके साथ ही बैठ गया। वो शख्स बेहोश हो चुका था। रज़मक ने उसे सड़क के किनारे पर डाल दिया और दोबारा गाड़ी में बैठ गया। ज़रिया अपने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। वो छुपते छुपाते सारंग वाले महल में पहुंच गए और जब वो सारंग के मकान में दाखिल हुए तो रात का 1 बज रहा था। शाम का अंधेरा फैलने के बाद
ذریعہ کندن اور رزمق سارنگ کے ساتھ نورستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ کندن کی موجودگی اس لیے ضروری تھی کہ شیران اسے پہچان لے۔ رکیل شاہ کے آدمی اگرچہ پاگل کتوں کی طرح پورے شہر میں انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن نورستان پہنچنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ اس بستی کا نام نورستان تھا، مگر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شہر کے بالکل پہلو میں واقع ہونے کے باوجود یہاں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی زندگی کی دوسری سہولتیں۔ دستک کے جواب میں مکان کا دروازہ ایک لمبے تڑنگے نوجوان نے کھولا۔ وہ شیران کا پوتا مہران علی تھا۔ اس نے سارنگ کو پہچان لیا اور انہیں اندر لے گیا۔ شیران ایک کمرے میں چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت بوڑھا تھا۔ اس کے جسم پر گوشت برائے نام ہی تھا۔ مدھم روشنی کے باوجود اسے کندن کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ جاگیردار نمران کا سائیں تھا اور کندن اس کے سامنے پل کر جوان ہوئی تھی۔ آقا ذاتی، وہ کندن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کل سارنگ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ زندہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اس قابل ہو سکا کہ جاگیردار کی امانت اس کے وارث کے حوالے کر سکوں۔ آج میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ خدا تمہیں اور جاگیردار کو سلامت رکھے۔ میں ابھی آپ کی امانت لے کر آتا ہوں۔ یہ لیجئے آپ کی امانت۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں سرخرو ہوا ہوں۔ اس نے میلے سے کپڑے کی پوٹلی کندن کی طرف بڑھا دی۔ کندن نے پوٹلی کھول کر دیکھی۔ اس میں کاغذات تھے۔ وہ لالٹین کی روشنی میں کاغذات کا جائزہ لینے لگی۔ یہ جاگیر کی ملکیت کے کاغذات اور دوسری اہم دستاویزات تھیں۔ رکیل شاہ کو واقعی کاغذات کی ضرورت تھی جن میں رد و بدل کر کے وہ جاگیر پر قابض ہو سکتا تھا۔ کندن نے شیران کا شکریہ ادا کیا اور اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ذریعہ اب سندس خاندان کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جاگیردار نمران کی دعوت پر وہ سندس محل آئی تھی، جہاں سے یہ شیطانی چکر شروع ہو گیا تھا، اور وہ بھی ان سازشوں کے جال میں پھنستی چلی گئی تھی۔ اب یہ کاغذات اس کے سامنے تھے۔ ان کاغذات کی تحریر کی ایک ایک سطر اس کے لیے سنسنی خیز انکشافات کی حیثیت رکھتی تھی، اور یہ انکشاف سب سے زیادہ سنسنی خیز تھا کہ اس کا دادا روشن ضمیر اور کندن کا دادا سگے بھائی تھے، اور جاگیر کا بانی ان کا پردادا بیدار بخت تھا۔ ذریعہ کا باپ کسی بات پر اپنے باپ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، اور جاگیر اس کے کزن نمران کے حصے میں آئی تھی۔ نمران نے شجرا کو بہت تلاش کیا تھا، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا تھا، جبکہ شجرا جان بوجھ کر غائب تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ذریعہ نے اس خاندان کی تاریخ لکھنے کا سوچا تھا، اور آج یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ وہ بھی کندن کی طرح اس جاگیر کی وارث ہے۔ کندن نے بھی یہ حقیقت جان لی تھی کہ ذریعہ اس کی اپنی ہے۔ وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں، پھر بے اختیار ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ رکیل شاہ روپوش ہو گیا تھا اور پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ اس روز پہلی مرتبہ ذریعہ، کندن اور رزمق بلا خوف و خطر دن کی روشنی میں گھر سے باہر نکلے۔ ذریعہ نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے فون پر رابطہ کیا، اور پھر یہ سب لوگ اس سے باجماعت ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے سندس محل کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ پولیس پارٹی کا انچارج ایس پی کئی مرتبہ میگا فون پر رکیل شاہ کو وارننگ دے چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے، لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا، اور جب آخری مرتبہ وارننگ دی گئی تو دوسری طرف سے فائرنگ شروع کر دی گئی۔ اس زبردست شور میں رکیل شاہ کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا، میں آگ لگا دوں گا اس حویلی کو، جلا کر راکھ کر دوں گا اس جاگیر کو، جو بھی آگے بڑھا اسے بھون کر رکھ دوں گا۔ پھر حویلی کے اندر اچانک شعلے بھڑک اٹھے، مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ تیل کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ رزمق پولیس والوں کے ساتھ مین گیٹ کے اندر کی طرف کھڑا تھا۔ آگ اس بلاک کو لگائی گئی تھی جس کے تہخانے میں جاگیردار قید تھا۔ رزمق اس طرف بھاگنے لگا۔ اچانک انسپکٹر اور 2 کانسٹیبل بھی چیختے ہوئے دوڑے۔ رزمق اس بلاک سے ابھی دور ہی تھا کہ اچانک ہی خامس اس کے سامنے آ گیا۔ وہ کسی دیو کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رزمق نے اچھل کر اس کے سینے پر فلائنگ کک لگائی، مگر خامس اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ رزمق سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ خامس نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا اور پولیس والوں کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، انسپکٹر چیخا، مگر خامس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ انسپکٹر نے اپنے آدمیوں کو فائرنگ کا حکم دے دیا۔ کئی گولیاں خامس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ خون کی دھاریں بہہ نکلی، مگر وہ دونوں ہاتھ پھیلائے آگے بڑھتا رہا۔ کانسٹیبلوں کی رائفلیں تڑتڑاتی رہیں۔
खामिस आगे बढ़ता रहा। उसका जिस्म छलनी हो चुका था। पुलिस वालों की आंखें वहशत से फटी जा रही थीं। खामिस एक पुलिस वाले के करीब पहुंच गया। इस मर्तबा चंद गोलियां उसकी खोपड़ी में लगी। वो पहली मर्तबा लड़खड़ाया और फिर ढेर हो गया। रज़मक तहखाने में उतर चुका था। आग फैल रही थी, हर तरफ धुआं था। उसने पलंग पर पड़े हुए जागीरदार नमरान को गोद में उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। वो इमारत से निकलकर गेट की तरफ दौड़ रहा था कि ऊपर से रखेल शाह की चलाई हुई एक गोली उसकी टांग में लगी। वो लड़खड़ा गया लेकिन रुका नहीं। जागीरदार को गोद में उठाए गेट की तरफ दौड़ता रहा। एसपी के हुक्म पर कई पुलिस वालों ने रखेल शाह पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो पीछे हट गया था। जरियाब और कुंदन दौड़कर रज़मक के करीब पहुंच गईं और इस तरह वो जागीरदार को लेकर गेट के करीब पहुंच गए। हवेली का पूरा ब्लॉक आग की लपेट में आ गया था। शोले आसमान से बातें कर रहे थे। उन शोलों में रखेल शाह के कहकों की आवाज गूंज रही थी। जागीरदार नमरान कुंदन और जरियाब से लिपट गया। रज़मक भी उनके करीब खड़ा था। उसकी टांग से खून बह रहा था, लेकिन उसे अपने जख्म की परवाह नहीं थी। उसे तो खुशी थी कि बिलाखिर उसने अपने आका को बचा लिया। दूर खड़ी हुई खुशनुमा भी करीब आ गई और अपना दुपट्टा रज़मक की टांग के जख्म पर बांधने लगी। वो सब गेट में खड़े आग के बुलंद होते शोलों को देख रहे थे। अब कहकों के बजाय रखेल शाह की भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं और फिर वो चीखें भी मातूम हो गईं। फैलती हुई आग ने उसे जलाकर राख कर दिया था। वो अपनी साजिशों समेत उस जहन्नुम में चल गया था। वो लोग चंद लम्हे आग के शोलों की तरफ देखते रहे, फिर जागीरदार नमरान को सहारा देकर बाहर की तरफ चल पड़े। बुराई अपने अंजाम को पहुंच गई थी और अब कोई खौफ नहीं रहा था।